जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 5 लेक्चर 6 स्टार्ट करें। अच्छा जी, कल IS 8 पढ़ा था। IS 8 में ये बात की थी कि हमारे साल अगर पिछले साल की गलती मिल जाए तो फिर आपने जहां जहां प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स आ रहे हैं, सेल्स, एक्सपेंसेस वगैरह, तो उनको काट के क्या कर देना है, रिटेन्ड अर्निंग कर देना। अच्छा, पेज 8 पे आ जाएं जहां पे हम थे कल एंड पे। वो फाइनल अकाउंट आने दें मुझे, बस फिलहाल याद कर लें। अच्छा, ये इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जब हम बाय करते हैं तो ये इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या बन जाती है, इनटेंजिबल बन जाती है। अब आप खुद अंदाजा लगा लें, आखिरी रोज देखें खाली पड़ी हुई है, फिर बच्चे कहते हैं सीए नहीं होता हमारे से, खुद नॉन सीरियस ले रहे हैं चीज़ों को। ओके, सैटरडे को गायब हो जाते हैं। पॉइंट 1 क्या पढ़ा था कि रिसर्च, येलो वाली फेज रिसर्च में डाल दी, एक्सपेंसेस में, बुरी वाली डेवलपमेंट एक्सपेंसेस में डाल दी। जब अच्छी वाली डेवलपमेंट स्टार्ट हुई तो सोचा पुराने खर्चे एसेट बना दें, इसकी इजाजत है या नहीं है, दोबारा रीइंस्टेट नहीं किए जा सकते, रीइंस्टेट नहीं किए जाते। यानी जो एक दफा खर्चा खर्चे में चला गया, बुरी वाली डेवलपमेंट चली गई खर्चे में, अब वो खर्चे में ही रहेगी। अब अच्छी वाली डेवलपमेंट शुरू होगी तो पुरानी बुरी वाली डेवलपमेंट को एसेट बनाया जा सकता है, नो। अच्छा, अगला तो आपने पढ़ा होगा, IS 23 पढ़ा हुआ है। IS 23 कहता था कि जो टेंजिबल बनने में अच्छा खासा अरसा ले, जैसे बिल्डिंग है, तो फिर उसके इंटरेस्ट, जो लोन के ऊपर आपने इंटरेस्ट पे किया, उस इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनाने के लिए आपको लोन लेना पड़ा, लोन के ऊपर जो आपने इंटरेस्ट पे किया वो एक्सपेंस में डालेंगे या बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करेंगे। लेकिन क्वालिफाइंग एसेट का लफ्ज आपको याद आ रहा होगा, एक टॉपिक में पढ़ाना भी है। क्वालिफाइंग एसेट कौन सा एसेट होता है, जो बनने में अच्छा खासा अरसा ले। ऐसा इसी तरह इंटेंजिबल्स हैं, अगर इंटेंजिबल आप खुद बना रहे हैं और बनने में अच्छा खासा अरसा लें तो उनके ऊपर भी लोन पे जो इंटरेस्ट पे किया उस एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। IS 23 also applies for internally generated intangibles. Means if internally generated intangible takes a अच्छा खासा टाइम फॉर डेवलपमेंट, देन बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड ऑन लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोजेक्ट विल बी कैपिटलाइज्ड। तो ये IS 23 किसी दिन रिवाइज करेंगे तो ये बात आपके जहन में आ जाएगी। एक स्टैंडर्ड के साथ हमने IS 23 को रिवाइज करना है। अच्छा, ये ना एक थ्योरी की हद तक बात है, चला पेपर में न्यूमेरिकल्स में आपको ये मसला नहीं आएगा, थ्योरी की हद तक एक बात है। पेपर में इसलिए मसला नहीं आएगा कि अगर मैं इसी सफ़े पे रहूं, पेपर में अगर आपको समझ नहीं आ रही होगी कि ये चीज़ रिसर्च है या डेवलपमेंट है, तो आप पैरा 56 खोल के देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये जो चीज़ आई के आपने डाली है सवाल में, क्या ये रिसर्च में गिर रही है, या आपको याद है एक दिन एग्जांपल्स पढ़ी थी डेवलपमेंट की, या ये डेवलपमेंट में गिर रही है। ठीक है, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूमेरिकल सवाल आएंगे उनमें बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं, आपको रिसर्च और डेवलपमेंट अलग अलग करने में मसला नहीं होगा। और इतनी क्लासें हो गई हैं अभी तक हम अलग अलग कर रहे हैं, मसला हुआ भी नहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलग अलग करने में। प्रैक्टिकली स्पीकिंग कभी ऐसी स्टेज आ सकती है साइंसदानों को लेबोरेटरी में कि पता ना चल रहा हो उनको कि हम रिसर्च कर रहे हैं या हमने डेवलपमेंट शुरू कर दिया। ऐसी सूरत में अगर वो परेशान हो जाएं कि यार पता नहीं अभी ये रिसर्च फेज का ही पार्ट है या हमें डेवलपमेंट की तरफ चले गए हैं, अगर उनको ये बात समझ नहीं आ रही, हालांकि स्टैंडर्ड ने बड़ी वाज़ेह गाइडेंस दी भी है, अगर ये काम तुम लोगों ने शुरू कर दिए हैं, यानी पायलट प्लांट बना लिया है, जिग्स, मोल्ड्स, डाइज बना ली हैं, सांचे बना लिए हैं चीजों के, तो इसका मतलब है तुम लोग किस तरफ मूव कर गए हो। वरना अभी तुम किस फेज में हो, रिसर्च असल में प्लानिंग होती है सिर्फ, तो प्लानिंग को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो वो क्या शुरू हो जाती है। लेकिन अगर कभी समझ ना आ रहा हो कि ये प्लानिंग ही चल रही है या एग्जीक्यूशन चल रही है, तो ऐसी सूरत में स्टैंडर्ड ने एक थ्योरी की हद तक बात की है। आप लोगों ने पेपर में ये अप्लाई नहीं करने बैठ जाना, थ्योरी की हद तक एक बात है, बस थ्योरी की हद तक इसको याद रखते हैं। न्यूमेरिकल एप्लीकेशन इंशाल्लाह आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ रिसर्च फेज कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम, तो एज्यूम कर लें ये कौन सी फेज है, रिसर्च। एज्यूम कर लें ये कौन सी फेज है। तो लेकिन आपके पेपर के लिए ये रूल नहीं है, सर मुझे समझ नहीं आ रहा था रिसर्च या डेवलपमेंट है, मैंने रिसर्च में डाल दिया। और काके तूने ये नहीं करना था, तूने पैरा 59 खोल के देखना था। हो सकता है ये किस में आ रहा होता, या पैरा 50
हो सकता है ये किस में आ रहा होता, तो पेपर में आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा ये रिसर्च या डेवलपमेंट है। लेकिन अगर साइंसदानों को प्रैक्टिकली पता ना चल रहा हो रिसर्च या डेवलपमेंट है लैब में, तो क्या एज्यूम करेंगे जी? तो थ्योरी में, न्यूमेरिकल्स में नहीं, थ्योरी में अगर ये सवाल आया तो आपके जहन में होना चाहिए कि पेपर में ICAP MCQ पूछ ले या कोई ऑप्शन पूछ ले कि रिसर्च और डेवलपमेंट में पता नहीं चल रहा हमें कि रिसर्च हो रही है डेवलपमेंट, तो क्या एज्यूम करें फिर? रिसर्च हो रही है। ओके चलें जी, क्लास पूरी होने का वेट किया जा रहा था, अब शुरू करते हैं। मोहतरम आप आ गए माशाल्लाह। अच्छा, वेबसाइट कॉस्ट्स निकालें जी, कितने? पेज 15। SIC 32 intangible assets, website costs. Okay. पहले IAS आते थे, अब क्या आते हैं? IFRS। पहले SIC आते थे, अब आते हैं IFRIC। अब जरा समझे इन दोनों बातों का मतलब क्या है। पहले आते थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जैसे इन्वेंट्रीज का था IS2। अब आते हैं IFRS, जैसे आपने FR1 में IFRS 15 पढ़ा हुआ रेवेन्यूज का। कभी कोई बात स्टैंडर्ड्स में समझ ना आ रही हो तो उसकी इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है, तो उसके लिए पहले आती थी SICs। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, इसका मतलब क्या है। SIC स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी। कोई बात स्टैंडर्ड में समझ नहीं आ रही तो फिर आप SIC खोल के देख लो, उसमें वजाहत मिल जाएगी। SIC स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी। लेकिन अब इसका भी नाम जरा प्रोफेशनल सा हो गया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। तो ऐसे जरा इंटरनेशनल का लफ्ज शुरू में डाल दिया ताकि जरा प्रोफेशनल सा लफ्ज लगे। तो ये दोनों क्या हैं? SIC इनका पुराना नाम है और IFRIC इनका नया नाम है। तो ये दोनों क्या हैं? असल में इंटरप्रिटेशंस हैं। ये तो आपको पता है ओरिजिनल स्टैंडर्ड है ना हमारे, तो ये इंटरप्रिटेशंस हैं। तो SIC हम कौन से पढ़ने लगे आज? पी लो पानी पीना तो नहीं रोक दिया मुझे देख के। SIC 32 एंड क्योंकि IS 38 ने नहीं बताया था वेबसाइट कॉस्ट जो है कैसे मालूम करनी है, तो उसके लिए फिर इंटेंजिबल एसेट्स के लिए वेबसाइट कॉस्ट कैसे मालूम करनी है, एक इंटरप्रिटेशन कमेटी ने एक इंटरप्रिटेशन निकाली जिसका नंबर था 32। चलें जी, अब इसको हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। बड़े मौके पे पहुंचे आप, इसको फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। बता दें जी, कोई वेबसाइट्स आपके जहन में आ रही हों? पेप्सी, OLX से मिलती जुलती, पाक व्हील्स, ज़मीन.com भी ठीक है, अलीबाबा भी ठीक है। पाकिस्तानी करीब करीब के बोलें जो बच्चों को भी समझ आए। द्राज। अच्छा जी, पेप्सी की वेबसाइट है, ICAP की वेबसाइट है, इसी तरह कई वेबसाइट्स हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है। ओके, इन दोनों वेबसाइट्स के अंदर फर्क बताएं। ये जो वेबसाइट है और ये, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? ये आप समझ लें दो कैटेगरीज हैं। OLX पे अक्सर सेकंड हैंड चीज़ें मिलती हैं, द्राज पे अक्सर नई चीज़ें मिलती हैं। तो दोनों पे चीज़ों के ऑर्डर प्लेस होते हैं, दोनों पे चीज़ों के ऑर्डर प्लेस होते हैं। आप जाके चीज़ पसंद करते हैं, उसकी प्राइस लिखी होती है, वहाँ से ऑर्डर प्लेस होते हैं। इसी तरह पाक व्हील्स है, वहाँ पे भी गाड़ियों के ऑर्डर प्लेस होते हैं। आप जाते हैं, प्राइस लिखी होती है, तो फिर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो ये वेबसाइट्स डायरेक्ट चीज़ों को क्या कर रही हैं? बोलें सेल कर रही हैं। लेकिन ये वेबसाइट सेल पर्पस के लिए नहीं है, ठीक है। पेप्सी की वेबसाइट पे आप चले जाएं और आपको पेप्सी की बोतल पसंद आए तो आप उस बोतल को दबा के ऑर्डर करना चाहें तो ऑर्डर करने की ऑप्शन नहीं आएगी। पेप्सी वाले कहेंगे तेरे घर हम 20 रुपये की बोतल नहीं बेच सकते, मादरत। तो उस वेबसाइट के ऊपर आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। क्लियर? Pepsi.com.pk
तो ये अगर आप आज जाके ओपन करें वेबसाइट, तो यहाँ पे देखें नीचे बोतल की प्राइस नहीं लिखी हुई, ऐसा ही है। यहाँ पे यही लिखा हुआ कि ये 10 रुपए के हैं, लिखा हुआ है। आज आपको पता चला ये कुरकुरे और चीटोस भी पेप्सी वालों के हैं, ये पहले से ही पता था? अच्छा, पहले से ही पता था। स्लाइस के बारे में आज पता चला है? अच्छा, माउंटेन ड्यू के बारे में तो पता होगा, स्टिंग भी पेप्सी वालों की है। अच्छा, ये सारी चीजें पेप्सी वालों की हैं जो आपको, एक्वाफिना भी। अच्छा, तो अगर आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो यू कैन नॉट प्लेस एन ऑर्डर, आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। इस वेबसाइट पे से जनरल इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में होगी और पता नहीं क्या पेप्सी स्टिंग की तफसीलात बताई होंगी और पता नहीं क्या इनकी वेबसाइट के ऊपर मिलेगा। तो कम से कम आप ऑर्डर उस वेबसाइट के ऊपर जाके प्लेस नहीं कर सकते। हो सकता है डायरेक्टर्स के नाम मिल जाएं, कोई इनके जो फैक्ट्रियां हैं उनके एड्रेस मिल जाएं, लेकिन इससे ज्यादा इस वेबसाइट पे आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो ये वेबसाइट्स किस पर्पस के लिए होगी भाई? प्रोडक्ट्स क्या हो रही हैं? सेल हो रही हैं। और ये जो वेबसाइट है पेप्सी की, यहाँ पे प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही। आईकैप की वेबसाइट पे भी आपको सीए करने की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन आईकैप की वेबसाइट से आप ऑनलाइन लेक्चर लेना चाहें तो शायद वो इन्फॉर्मेशन आपको ना मिले। अच्छा हाँ, बुक्स हैं, वो बड़ी रेयर है, एक बड़ा छोटी सी एक्टिविटी है। सही कह रहे हो आप। ओके, पढ़ें जी, आप शुरू करें। An entity may incur expenditure on development and operation of its own website. अपनी वेबसाइट ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं for external access, क्या पेप्सी वालों के लिए मैं और आप एक्सटर्नल बंदे हैं? तो हम एक्सटर्नल लोग हैं पेप्सी वालों के लिए, तो क्या हम इसको एक्सेस कर सकते हैं वेबसाइट को? तो पेप्सी वाले कहते हैं दिस वेबसाइट इज फॉर एक्सटर्नल एक्सेस। इसी तरह पार्कविल्स वाले कहते हैं दिस वेबसाइट इज फॉर एक्सटर्नल एक्सेस। इंटरनल एक्सेस आगे आएगा, वो फिर बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैंने आपको सारी मिसालें सिर्फ एक ही की दी हैं एक्सटर्नल एक्सेस की। ये वेबसाइट्स क्या हम इन पे जा सकते हैं? यस, इन दोनों किस्म की वेबसाइट्स पे मैं और आप जा सकते हैं। ये वेबसाइट्स हैं फॉर एक्सटर्नल एक्सेस। एक्सटर्नल बंदा इनको क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। ओके, अच्छा, इसमें आगे फिर दो किस्म की वेबसाइट्स हैं जो मैंने आपको जिक्र किया। टू प्रोमोट एंड एडवर्टाइज इट्स ओन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए बनी हुई है, और टू सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो प्रोमोट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में पेप्सी की वेबसाइट हमने लिख दी, और टू सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में दराज.pk, TCS, कोरियर सर्विस वगैरह। शायद ये कोरोना से पहले फिलिप्स वालों की वेबसाइट भी किसी हद तक जो है वो प्रोमोट एंड एडवर्टाइज करती थी प्रोडक्ट्स को, लेकिन अब तो इनकी वेबसाइट पे भी आप चले जाएं तो ये भी धड़ाधड़ वहां से चीजें बेच रहे हैं। तो ऑनलाइन का ट्रेंड जब से शुरू हुआ है तो तब से ये लोग भी इसी कैटेगरी में गिरने लगे हैं, लेकिन स्टिल पेप्सी ने ये काम शुरू नहीं किया, क्योंकि पेप्सी ने ये काम शुरू करके क्या करना है कि बोतलें ऑनलाइन बेचें। तो कुछ वेबसाइट्स होती हैं, बोलें जी किस मकसद के लिए? ये जो हमने ऊपर लिखी थी येलो में, और कुछ स्काई ब्लू में लिखी थी, वो किस मकसद के लिए हैं? बोलें सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। और सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में जरूरी नहीं गुड्स बेचें, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज भी दी जाती हैं। अक्सर ये बाहर के मुल्क से आपने सुना होगा, लोग जो है वो अप्रोच करते हैं पाकिस्तान के लोगों को, और फ्रीलांसिंग और इस किस्म की इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज भी देना बड़ा आम है। तो यहाँ से सर्विसेज सेल हो रही हैं, तो सर्विसेज भी सेल होती हैं और गुड्स भी सेल होती हैं। सर्विसेज में उसने इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज को इतना इंपॉर्टेंट समझा कि दुनिया में इतनी कॉमन हो गई है कि उसको अलग से डाल दिया। हालांकि सर्विसेज नीचे जिक्र हो गया था उसका, लेकिन इन दोनों का आप एक सेट बनाएंगे, इन दोनों का एक सेट बनाएंगे। ये एक ही चीज़ है, चाहे आप सर्विसेज बेचें चाहे आप गुड्स बेचें, और ये अलग सेट है। ये किस मकसद के लिए? सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन के लिए। ओके, अब एक बिल्कुल हटके अलग से बात, वेबसाइट्स फॉर इंटरनल एक्सेस। ये बहुत रेयर हैं और आपने तो ऑब्वियसली कभी नहीं देखी होंगी। मिसाल के तौर पे बाटा वाले एक वेबसाइट बना लें जिसमें हर ब्रांच मैनेजर को ये कहें, बाटा की ब्रांचेस पाकिस्तान में पता नहीं 1000 होंगी, 2000 होंगी, उससे भी ज़्यादा होंगी। तो हर ब्रांच मैनेजर को ये कहें कि एक वेबसाइट हम बना रहे हैं, तुमने शाम को जाते हुए अपनी दुकान की सेल इसमें डाला करनी है, ताकि कंपेयर हो सके कौन सी ब्रांच अच्छी चल रही है। लेकिन ऑब्वियसली ये वेबसाइट फॉर एक्सटर्नल एक्सेस नहीं होगी। एक्सटर्नल एक्सेस नहीं होगी कि बाटा की सेल कितनी है वो हमें नहीं पता चलेगी किस ब्रांच की कितनी है। तो वेबसाइट सिर्फ किसके लिए होगी? अपने एम्प्लॉइज के लिए, या फिर इस मकसद के लिए हो सकती है कि एम्प्लॉइज किस टाइम एंटर हो रहे हैं, किस टाइम एग्जिट हो रहे हैं, तो ये सिस्टम भी आप उससे लिंक कर दें। तो ये इंटरनल एक्सेस के लिए होंगी। भाई को उठा दो यार, तेरी मेहरबानी, उठ जा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, और इसी तरह राइज वाले भी
कोई इंटरनल एक्सेस के लिए वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें टीचर जो है वो अपने कोई नोट्स, अपना कोई स्टडी एक्सपीरियंस और सारी चीजें, टीचिंग एक्सपीरियंस शेयर करके दूसरे नए टीचर से शेयर कर रहे हो। लेकिन ये वेबसाइट भी एक्सटर्नल एक्सेस के लिए नहीं होगी, सिर्फ किसके लिए होगी? इंटरनल एक्सेस के लिए। तो इंटरनल एक्सेस के लिए भी वेबसाइट्स बनती हैं। ये भी एक टाइप और कैटेगरी है वेबसाइट्स की। स्टोर कंपनी पॉलिसीज, कंपनी अपने एम्प्लॉइज को पॉलिसीज बताती है कि यार तुम्हें छुट्टियां कैसे दिया करेंगे और तुम्हारी छुट्टी के ऊपर पैसे कैसे काटा करेंगे। स्टोर कस्टमर, कस्टमर डिटेल्स आ रही होती हैं कि किस किस कस्टमर ने कितने कितने की चीज कहां से खरीदी, लेकिन ये एक्सटर्नल लोगों को नहीं बताई जाएगी बात। एंड सर्च रेलेवेंट, कोई भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कंपनी ने अपनी बनानी हो वो उसमें सर्च करें। प्रोडक्ट्स के बारे में, किसी चीज के बारे में, कितना स्टॉक कहां पड़ा हुआ है, किस डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है, कोई भी इंफॉर्मेशन हजारों किस्म की हो सकती है। कॉलेज वाले बना लें कितनी बुक स्टॉक में पड़ी हुई है, कितनी नहीं पड़ी हुई। तो ये वेबसाइट पे कौन लोग एक्सेस नहीं कर सकते? मैं और आप एक्सेस नहीं कर सकते। इस वेबसाइट का यूआरएल होता है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, जो ऊपर एड्रेस आप लिखते हैं, तो ये यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, पता नहीं क्या होता है। तो ये जो आप लिखते हैं ऊपर, तो ये हम लिखेंगे तो इंटरनल एक्सेस वाली वेबसाइट पे हम कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी वेबसाइट है? इंटरनल यूज वाली। और इस पर सिक्योरिटी भी ज्यादा होगी ताकि आम लोग इसको एक्सेस ना कर सकें। अच्छा, अब ये तो एग्जाम्पल्स ही सिर्फ। अब हमारा इशू क्या है जिसको हमने डिस्कस करना है? द इशूज आर whether the website is an internally generated intangible asset or not। मोहतरम, ये दोनों इंटरनली जनरेट हुई हैं। इंटरनल के लफ्ज को मिक्सअप नहीं कर देना, इंटरनल के लफ्ज को मिक्सअप नहीं कर देना। इधर इंटरनल का लफ्ज किसी और माने में है और इधर इंटरनल का लफ्ज किसी ये दोनों वेबसाइट्स हमने परचेज नहीं की, परचेज की फिर तो वैसे ही इंटेंजिबल है, फिर तो मसला ही कोई नहीं। परचेज एसेट तो सारे ही क्या हैं? तो आज हमारी डिस्कशन सिर्फ किस वेबसाइट पे होने लगी है? जो इंटरनली। और ये बात मेरे ख्याल से ऊपर लिख दिया, हाँ, डेवलप का लफ्ज लिख दिया है। ये डिस्कशन सिर्फ डेवलप्ड वेबसाइट्स के लिए हो रही है जो हम खुद बना रहे हैं। अगर किसी से बनवा के खरीद रहे हैं वेबसाइट अपनी, तो फिर तो सिरे से ही पहले दिन से ही वो क्या है? इंटेंजिबल है। वो जनरल रूल जो IAS 38 में पढ़ा था वो लगेगा। तो हमारी आज की डिस्कशन सिर्फ किन इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, किन वेबसाइट्स के लिए है? जो डेवलप हो रही हैं, जो हम इंटरनली जनरेट करें। इंटरनली जनरेट करके बाद में चाहे बाहर के लोगों को एक्सेस दे दें, और इंटरनली जनरेट करके बाद में चाहे अंदर के लोगों को, अपनी कंपनी के लोगों को एक्सेस दे दें। घर की बात है, घर तक रखना जिसे कहते हैं। इंटरनल एक्सेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बात रहेगी। इश्यूज क्या हैं जी? वेदर द वेबसाइट इज एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स। पहला ये सवाल है कि क्या ये एसेट है या नहीं, और अगर है तो फिर इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। तो कंक्लूजन हजरात ये है कि एंटिटीज ओन वेबसाइट इज एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल। ये इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल है, बिल्कुल इसको हम इंटेंजिबल के तौर पे शो करेंगे। ये ब्रांड, मैथड, पब्लिशिंग टाइटल या गुडविल नहीं है कि इसको लिस्ट में से बाहर निकाल दिया जाए। इट इज एन एसेट, कोई मसला नहीं। एंड इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड। वही जो दो बेसिक रूल है, इसको रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कहते हैं या मेजरमेंट? रिकॉग्निशन। तो ये दो क्राइटेरिया पूरे हो जाएं तो आप धड़ल्ले से इसको अपनी वेबसाइट को इंटेंजिबल बनाएं। ओके, हाँ हाँ, कॉस्ट तो खुद आप अभी देखना इनकी कॉस्ट कैसे पता चलती है, नीचे बड़ी डिटेल आ रही है इनकी कॉस्ट के ऊपर। ओके, दोनों क्राइटेरिया, फ्यूचर में बेनिफिट भी आए। अच्छा जी, यार इसमें ना उसने सबसे पहले पेप्सी वालों को पकड़ के ना एक्सेप्शन में डाल दिया कि पेप्सी वालों ने ये जो वेबसाइट बनाई है ना, जो मैंने आपको दिखाई है, इस पे जितना खर्चा किया है, कहते हैं ये सारा उठा के आप एक्सपेंसेस में डाल दो। पेप्सी वाले इसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते, कहते बात ही खत्म। कहते मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ये वाला इश्तिहार आप सड़क पे चला दो तो भी एडवर्टाइजमेंट है, वेबसाइट पे लगा दो तो भी एडवर्टाइजमेंट है। और अगर इनको आप जाके प्रेस करेंगे ना, मैंने प्रेस किया था, करके देखा था, मरिंडा 7 अप, तो आगे इनके फजाइल बयान किए जा रहे थे कि 7 अप पीने के क्या फायदे हैं और क्या हैं, और इश्तिहार चल रहे थे। तो ये सिर्फ कि किस मकसद के लिए इन्होंने बनाई हुई है? एडवर्टाइजमेंट। इसलिए इन्होंने आगे टैब बनाए हुए, आप स्टिंग के फजाइल जाके पढ़ो सारे, स्टिंग पीने के क्या फायदे होंगे, तो इनको प्रेस करोगे आप, स्टिंग पीने के आपको फायदे मिलेंगे। तो ये एडवर्टाइजमेंट है सिर्फ। तो लॉ मेकर कहते हैं कि यार ये सारा काम एडवर्टाइजमेंट के लिए, सड़क पे खड़े होकर कर दो या वेबसाइट पे खड़े होकर कर दो, ये मेरी नजर में इंटेंजिबल नहीं है। तो ये जो पेप्सी वाली वेबसाइट्स हैं, इस टाइप की वेबसाइट्स को हमने सबसे पहले फारिग कर दी। इफ अ वेबसाइट इज डेवलप्ड सोलली फॉर प्रोमोटिंग एडवर्टाइजिंग इट्स ऑन प्रोडक्ट्स एंड देन ऑल एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपिंग सच अ वेबसाइट, चाहे अच्छी वाली डेवलपमेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो एडवर्टाइजमेंट ही ना। सच वेबसाइट शुड बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड। जी 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 जी, दोनों चीजें हो रही होंगी, वो नीचे आएगी डिस्कशन अभी। ओके, अगला मशवरा स्टैंडर्ड का ये है कि यूजफुल लाइफ वेबसाइट की अगर आप एस्टीमेट करो, बेस्ट एस्टीमेट करने की कोशिश करो अपनी तरफ से, लेकिन वो शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि जिस तेजी से दुनिया बदल रही है तो वेबसाइट्स लोगों को बदलनी पड़ती हैं और बड़ी उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन लानी पड़ती है। तो कहते हैं मेरा मशवरा है वेबसाइट की लाइफ जब भी आप चूज करो ना, तो 50 साल 60 साल ना रखो,
5-10 साल, 12 साल, 6 साल रख लो, शॉर्ट से शॉर्ट होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बस ये मशवरा है उसका। पेपर में तो हमें गिवन होगी, पेपर में ये नहीं लिखेंगे कॉस्ट 10,000 डिवाइडेड बाय शॉर्ट। ओके अच्छा, इससे पहले एक डिस्कशन जो वेबसाइट से हटके मादरत पेज 2 पे आ रहा हूं। एसी, हाँ यार ये वाला एसी चलाओ जरा, वो बोले भी बंद हुआ है, क्या हो रहा है यार आज, इनको बताओ कल इतवार है, चलाओ ये वाला भाई, चलाओ ये वाला। अच्छा सिस्टम ही यार तेरे। ओके कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे मॉनिटर है और सीपीयू कहते हैं आप उसे, मॉनिटर है या सीपीयू है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर एक है विंडोज। अच्छा, इसके बाद है कोई आपने गेम बाय कर ली या आपने कहा नहीं गेमें क्या खेलनी, चलो मैं एक्सेल सीखता हूँ, वो टाइम आप इंटरनेट वाला एक्सेल को दे देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपने बाय कर लिया, वी लुकअप एच लुकअप के फॉर्मूले लगा के ट्राई कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपने बाय कर लिया जिसमें एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं। अच्छा, अब आप मुझे बता दें कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, IS 16 में फॉल करता है, IS 38 में, IS 16 में फॉल करता है क्योंकि इसका फिजिकल सब्सटेंस है, ये सबसे बेसिक चीज पड़ी थी। और विंडोज क्या है, विंडोज आजकल कौन सी चल रही है, विंडोज 10 चल रही है। अच्छा चलें ठीक है, ओल्ड इज गोल्ड। तो विंडोज 10 ये क्या है बताएं, विंडोज फिजिकल सब्सटेंस इनका है नहीं, ठीक है। अच्छा ये सॉफ्टवेयर है, ये IS 38 में फॉल करेंगी। अच्छा गेम आपने बाय की, ये गेम जो है इंस्टॉल अनइंस्टॉल होती है, तो इसका मतलब है कि इसका भी फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी इंस्टॉल अनइंस्टॉल होता है, इसका भी फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इधर कौन सा IS लगेगा 16 और इन दोनों पे IS 38, लेकिन मोहतरम ये अंडरस्टैंडिंग को IS 38 बदल रहे और IS 38 कह रहे इन दोनों पे IS 16 लगाने, हालांकि ये नीचे वाला क्या है सॉफ्टवेयर है, फिर भी इन दोनों पे आपने क्या लगाने हैं, ये वेबसाइट्स की कोई बात नहीं हो रही, एक जनरल डिस्कशन में करने आया हूं पेज 2 के ऊपर। इसकी रीजन और लॉजिक ऑब्वियसली सादा सी बात है, यू कैन नॉट ऑपरेट दिस हार्डवेयर विदाउट दिस सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर ऑपरेट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर जरूरी है। जैसे आपका मोबाइल है, अगर मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप नहीं है कोई मसला नहीं, मोबाइल के अंदर कोई गेम नहीं है कोई मसला नहीं, मोबाइल के अंदर ऑनलाइन लेक्चर नहीं है कोई मसला नहीं, लेकिन मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर नहीं है तो फिर वो किसी काम का नहीं है। तो वो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर चलाने के लिए जरूरी है, इस सॉफ्टवेयर का नाम कोई बंदा बता सकता है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं इसे, इस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मर्जी कह दो, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है, जो ऑपरेट करने के लिए हार्डवेयर को जरूरी है, उस सॉफ्टवेयर को भी किसका पार्ट बना दें, हार्डवेयर की कॉस्ट का पार्ट ही समझ लें। और वैसे बात भी नेचुरल सी है क्योंकि जब हार्डवेयर हम बेचेंगे तो वो विंडोज भी साथ ही बिक जानी है, लेकिन अगर गेम का लाइसेंस या ऑनलाइन लेक्चर हमने खरीदे हुए हैं तो वो हम कॉलेज वालों को कह देंगे मेरे दूसरे सिस्टम के ऊपर शिफ्ट कर दें, तो ये जो नीचे वाले सॉफ्टवेयर हैं ये दूसरे सिस्टम पे भी शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन ये दूसरी ये जो विंडोज है ये तो जैसे ही हार्डवेयर बेचेंगे ये वाली विंडोज साथ ही फारिग हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए स्टैंडर्ड ये कहता है, बहरहाल लॉजिक जो भी हो, आज के बाद हमेशा आपने IS 16 में इन दोनों चीजों को फॉलो कराना है। क्यों? क्योंकि ये एक माइनर चीज है, ऊपर हार्डवेयर मेजर चीज है, तो माइनर चीज मेजर चीज की वजह से अपनी एग्जिस्टेंस लूज कर जाएगी। बात इस चक्कर में नहीं पढ़ना कि पेपर में लिखा हो इसकी कॉस्ट 60 मिलियन है, इसकी कॉस्ट 25 मिलियन है, आपने दोनों को जमा करके किधर डाल देना है, IS 16 के अंदर डाल देना। तो ये कॉन्सेप्ट इस पेज के ऊपर डिस्कस हुआ है, तो अभी इसको पढ़ लेते हैं। हाँ जी, विंडोज के भी, हाँ ठीक है, विंडोज के भी लाइसेंस मिलते हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि फर्ज ऐसा भी हो सकता है ये 60 मिलियन का खरीदा आपने, ये 25 मिलियन का खरीदा, दोनों को इकट्ठा करके बस IS 16 में डाल दो, उससे फर्क नहीं को पड़ता, बस फिर IS 16 में ही जाएगी, चेंज भी हो IS 16 में फॉल करेगी। जो भी हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर जरूरी है वो IS 16 में फॉल करेगा। जी जी जी, फिर भी अगर ये विंडोज सेपरेटली आपने परचेज किए फिर भी IS 16 में डालेंगे, ओके, क्योंकि हार्डवेयर को चलाने के लिए जरूरी है, बस ये वजह। नहीं वो आप चला रहे हैं, उसको काम करने के लिए इंस्टॉल ही करना पड़ेगा ना, फिर भी
बस बात को सिंपल रखो, खत्म करो, आगे चलें जी। पढ़ें जी भाई। एग्जाम्पल नंबर 1, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेज 2। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर अ कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन टूल that cannot operate without that specific software, that cannot computer software for a computer controlled machine। यार हार्डवेयर है ना ये, ऐसे अंग्रेजियां आई के अपने मारी में है, हार्डवेयर है ये। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर अ कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर अ कंप्यूटर that cannot operate without the specific is an integral part of related हार्डवेयर। उसको उसका पार्ट समझ लिया जाएगा एंड इट इज ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, आगे लिख लें, विंडोज, एंड्रॉइड, ओके। अब फोन सैमसंग भी होता है और फोन एलजी का भी होता है, लेकिन बैकएंड पे आप कह रहे होते हैं एंड्रॉइड है मेरे पास, तो असल में आप सॉफ्टवेयर बोल रहे होते हैं। एग्जांपल 2, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अदर देन ऑपरेटिंग सिस्टम, अदर देन ऑपरेटिंग सिस्टम या अदर देन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इज एन इंटेंजिबल एसेट। उस पर आएगा 38 लगेगा। इसकी क्या मिसाल है जी? लाइसेंस आपने कोई इंस्टॉल किया हुआ है किसी गेम का, कोई मोशन पिक्चर फिल्म्स हैं, कोई पेटेंट्स हैं, कोई आपने नाम से कोई भी चीज़ ली हुई है, तो ये फिल्म आपने किसी से खरीद ली, वो आपने देखी, तो वो भी ऑब्वियसली क्या बन जाएगी, बोलें इंटेंजिबल बन जाएगी। ओके, ये तो वो ऐसी एक और बात थी, ये हमारी इस वक्त बहस का डिस्कशन नहीं है, लेकिन इसको आप टिक कर लें। वो मैंने आपको बताया था फिशिंग लाइसेंस, कुछ लोग कहते हैं फिशिंग लाइसेंस में पीस ऑफ पेपर होता है हमारे पास, तो उसका फिजिकल सब्सटेंस है, तो वो नहीं है असल में, उसके पीछे जो फिशिंग का राइट है वो इंटेंजिबल है, वो कागज टेंजिबल आइटम नहीं समझा जाएगा। तो ये वो कागज तो जस्ट अ पीस ऑफ पेपर है, कागज तो एक पीस ऑफ पेपर है, वो कुछ भी नहीं है जी। हाँ, वही सॉफ्टवेयर की फिजिकल सीडी मिलती है, तो उसको आप टच करके ये नहीं कहेंगे इसकी मुझे सीडी मिल गई इसलिए ये हार्डवेयर बन गया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए जब उधर चला गया तो फिर ओवरऑल ही चला गया। अच्छा, वापस आ जाए जिथे रही। SIC 32 डज नॉट अप्लाई, इसको जरा छोड़ें। ये कौन सा पेज है? पेज लो जी। अब हजरात रेंटे हो जाए, अब काम मेन शुरू हो गया। ये जो न्यूमेरिकल आता है जिसमें से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ अ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ अ, क्रिएटेड फॉर एक्सटर्नल और क्रिएटेड या परचेज्ड, क्रिएटेड। अच्छा, ब्रॉड कैटेगराइजेशन, वेबसाइट बनाने से पहले क्या होगी? रिसर्च के बाद डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बाद ऑपरेशन, यानी कि डेवलप जब हो जाएगी उसके बाद ऑपरेशनल हो जाएगी वेबसाइट और सारे लोग इसको एक्सेस कर सकेंगे। ओके, लेकिन रिसर्च का नाम यहां बदल गया है, यहां ये क्या नाम है? प्लानिंग। और एक बहुत बड़ी बात सुन लें जो मैं करने लगा हूं, ये मैंने अपनी तरफ से नाम डाला हुआ है। अभी हम ओरिजिनल स्टैंडर्ड खोलेंगे तो उसमें प्लानिंग का नाम है, उसमें प्लानिंग का नाम है, तो रिसर्च का नाम इधर क्या पड़ गया? डेवलपमेंट 3 स्टेजेस में होगी, डेवलपमेंट 3 स्टेजेस में होगी। ये अल्फाज आपने सिर्फ पढ़ने हैं, इनके मतलब समझने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन एंड इंफ्रा, ग्राफिकल डिजाइन जो बनता है वेबसाइट का उसको डेवलप करना, और इन द एंड जो इंग्लिश वगैरह लिखी होती है वेबसाइट पे, कंटेंट डेवलपमेंट। तो बता दें डेवलपमेंट के कितनी फेजेस हैं? 3, एप्लीकेशन एंड ग्राफिकल डिजाइन डेवलपमेंट और कंटेंट डेवलपमेंट। आगे इनमें भी तफसील है, लेकिन उस तफसील में अभी मैं नहीं जा रहा। पहले जरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझना है इनका, फिलहाल मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं। प्लानिंग फेज को क्या करना है जी? क्योंकि ये किससे मिलती जुलती फेज है? रिसर्च से। डेवलपमेंट फेज को क्या करना है? कैपिटलाइज। However, if recording criteria of IS 38 is not met, then it will be expense। वो जो 6 क्राइटेरिया और वो सारा अगर पूरा नहीं हो रहा तो फिर इसको कहां डाल दें? एक्सपेंस में। वरना डेवलपमेंट को क्या करें? कैपिटलाइज करें। क्लियर? अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो बड़ी गौर से सुननी है, ये वाली जनरल रूल तो वही हो गया ना, रिसर्च एक्सपेंस में जानी है, डेवलपमेंट कैपिटलाइज होगी अगर अच्छी वाली डेवलपमेंट चल रही है। ये वाली जो बात है, ये तो इसको मैंने कहा फिलहाल जरा छोड़ें। दराज वाले अपनी वेबसाइट के ऊपर
या मिसाल के तौर पे OLX वाले अपनी वेबसाइट के ऊपर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी वेबसाइट के ऊपर, जैसे फिलिप्स भी मैंने कहा अब सेल शुरू कर दी है, तो फिलिप्स वालों ने सेल शुरू कर दी अपनी वेबसाइट से, तो फिलिप्स वाले क्या करेंगे, फिलिप्स वालों का मार्केटिंग का हेड आएगा जिसको मार्केटिंग डायरेक्टर कहेंगे, और ऐसे मोबाइल पकड़ेगा और मोबाइल पकड़ के ऐसे फिलिप्स के एसी की तस्वीर खींचेगा और एसी की तस्वीर खींच के अपलोड कर देगा। इज इट सो? ऐसा होगा? नहीं, कोई फोटोग्राफर आएगा जिसको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। खाली बोतल की तस्वीर खींचनी हो तो ड्रॉप्स बनाने के लिए पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो वो पूरा प्रोसेस होगा। फोटोग्राफर आएगा और वो बड़े पैसे लेगा और पैसे लेके आपसे जो है वो कहेगा अब ये इस काबिल है, आप इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दें। तो वो लोग जो अपनी वेबसाइट बना रहे हैं और उस वेबसाइट के अंदर जो चीजों की तस्वीरें खींच के लगाने के लिए फोटोग्राफर को पैसे दे रहे हैं, वो उसको हमेशा एक्सपेंस में डालेंगे, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक एडवर्टाइजमेंट। इट इज जस्ट लाइक एडवर्टाइजमेंट। तो हमने पहले क्या पढ़ा था, जरा गौर से सुनिएगा। हमने पहले क्या पढ़ा था, पेप्सी और आईकैप की वेबसाइट तो सिरे से ही डाल दो एक्सपेंसेस में, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स की सेल नहीं कर रहे। लेकिन OLX, पाकविल, अलीबाबा, दराज को डालो इंटेंजेबल्स में। लेकिन इसमें क्या एक्सेप्शन पढ़ ली, इनमें जो फोटोग्राफर को आप पैसे दे रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ अपलोडिंग पिक्चर्स, जो उनसे पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं, उसको भी कहां डाल देना आपने, एक्सपेंस। इट इज जस्ट लाइक एडवर्टाइजमेंट। पढ़ें, एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन development phase for advertisement purpose is expensed. For example, professional fees paid to expert for taking digital pictures of entities products. Okay, अच्छा जी आगे चलें। ऑपरेशनल फेज का क्या करना है भाई, जो मैं पढ़ा रहा हूं, ऑपरेशनल फेज को आपने हमेशा किस में डाल देने, एक्सपेंस में डाल देने। फिलहाल मैंने आपको सिर्फ इतना पढ़ाया है, इससे आगे नहीं पढ़ाया। अब जी एक काम करते हैं, गौर से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। ये सारा पोर्शन हम SIC 32 ओरिजिनल खोलने लगे हैं, तो ये सारा पोर्शन हम वहां से पढ़ेंगे, ताकि हम बस पेपर में देख लें कि हमने कौन सा सफ़ा खोल के देखना है, जिस सफ़े के ऊपर जो है वो ये चीज़ें लिखी हों, ताकि हमें वहां से आइडिया हो जाए। क्योंकि जो SIC 32 में ओपन करने लगा हूं, उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट का नाम नहीं है, उसमें इन फेजेस का नाम है। इनको हमने एक्सपेंस में डालना है और इन सबको हमने, और जब ऑपरेशनल फेज शुरू हो जाएगी तो भी किस में डालना है, एक्सपेंस में डालना है। तो ये चीजें सारी वही हैं। खुदा ना खास्ता आप स्टैंडर्ड नहीं लाए, मैंने कहा था पार्ट भी लेके आइएगा, तो कोई मसला नहीं, आप बेशक ये बुक के सामने अपने खोल के रखें, आपका गुजारा चल जाएगा। जो हजरात पार्ट बी लाए हैं, तो ये पार्ट बी है स्टैंडर्ड का। इसमें शुरू में वो ढूंढेंगे इंडेक्स में एंड पे जाके कहीं लिखा होगा SIC 32, तो SIC 32 ओपन करेंगे और ओपन करके ये देखेंगे कि SIC 32 के सिर्फ कोई 2-3 पेजेस आ रहे होंगे, इससे ज़्यादा पेजेस नहीं होंगे। तो वो पेजेस अब मैं आपके लिए सॉफ्ट फॉर्म में खोलने लगा हूँ। आप अगर गूगल पे जाएं और लिखें SIC 32, फिजिकल वालों के लिए बता रहा हूँ, ऑनलाइन के लिए अपलोड कर दूंगा। फिजिकल वाले गूगल पे जाके SIC 32 लिखेंगे, जैसे कल उन्होंने यूट्यूब पे जाके लिखा था हाउ टू यूज IFRS, तो आप वहाँ जाके गूगल पे लिखेंगे SIC 32, तो ओरिजिनल लिखेंगे आगे, तो ये वाले 2-3 सफ़े आपके सामने जो है वो खुल जाएंगे। तो ये लास्ट टाइम वाला, इसको मैं मिटा दूं। तो चलें जी मोहतरम, इसमें आपने भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं देखनी, ये आपको कंफ्यूज करेगी। अच्छा जी, पहली फेज कौन सी है जी, प्लानिंग की। तो प्लानिंग में वो चीजें जो हमारी किताब में लिखी हुई है, फिजिबिलिटी, डिफाइनिंग, ये फलां फलां, वही सारी चीजें हम ओरिजिनल स्टैंडर्ड से पढ़ लेते हैं। ये पार्ट बी है स्टैंडर्ड का। पढ़े जी, प्लानिंग में क्या क्या आता है, इसको समझना है या सिर्फ लिस्ट पढ़नी है? हाँ, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है कि हमें ये सारी चीजें समझ आ जाए और इन अल्फाज की बारीकी के अंदर हम चले जाएं। हमने सिर्फ ये लिस्ट पढ़नी है जी। प्लानिंग में क्या आता है, अंडरटेकिंग, डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड, ये सफा खोल के पेपर में रख लेंगे स्टैंडर्ड का सामने, देखते जाएंगे ये क्या है। और अभी इसका एक सवाल मैं करवाने लगा हूं आपको पास पेपर का। डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन या बाइंग हार्डवेयर, डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स, ये प्लानिंग फेज है। उनका बाय करना तो सीधा सीधा IS 16 में चला जाएगा। डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस, और आपको पता है आप लोग स्पेसिफिकेशंस तो खुद लिख के जाते हैं घर से, यार इतने GB की मुझे रैम चाहिए होगी, इतने GB की मुझे हार्ड डिस्क चाहिए होगी, इतने इंच का मेरा वो सारी स्पेसिफिकेशंस, इट इज ऑल जस्ट प्लानिंग। इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, कौन कौन सा कंप्यूटर है, कहां कहां से मिलेगा, ये HP वाला कितने का, फला कितने का, एंड सेलेक्टिंग प्रेफरेंसेस, उसमें से अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट कर ली। दिस इज जस्ट प्लानिंग। इट विल गो टू एक्सपेंसेस।
अच्छा, अब आपने ये साइड नहीं देखनी। अगली जी कौन सी स्टेज है जिसको हमने ब्रॉड नाम क्या रखा था, बोले बोले अपनी, जिसको हमने ब्रॉड नाम क्या रखा था, बोले डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में कौन सी फेज, एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जी। परचेजिंग और डेवलपिंग, लेकिन प्लीज परचेजिंग और डेवलपिंग हार्डवेयर पे कौन सा स्टैंडर्ड लगना है, आए परचेजिंग हार्डवेयर। हार्डवेयर तो सबसे पहले खरीदना पड़ेगा, वेबसाइट बनानी है तो उस पर तो कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा, ये हम पहले ही बात कर रहे हैं, तो ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ओके, ये ना पढ़िएगा, परेशान होंगे। ऑब्टेनिंग अ डोमेन नेम, क्या मतलब, वेबसाइट का कोई ना कोई नाम लेंगे, चाचू.com। अच्छा, डेवलपिंग ऑपरेटिंग इज एग्जांपल गिवन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्वर सॉफ्टवेयर। लेकिन ये मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो ये वेबसाइट का बन रहा है, ये उस हार्डवेयर की मशीन का नहीं बन रहा। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एंड सर्वर सॉफ्टवेयर ये उस वेबसाइट का बन रहा है, उस मशीन का नहीं बन रहा है एक्चुअली। तो ये जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर अगर लिखा होता ना हार्डवेयर के साथ हमने बाय किया है, तो फिर ये कहां फॉल करता, IS 16 के अंदर। लेकिन अगर ये डेवलप ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, आप किसका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, वेबसाइट के लिए। तो अगर वेबसाइट के लिए कोई ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो वो तो वेबसाइट को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है, वो तो हार्डवेयर का पार्ट नहीं बनेगा फिर। ओके, बहरहाल ये लफ्ज इंशाल्लाह भी ICAP के सवाल में बड़ा क्लियरली लग करके वो बताएगा। डेवलपिंग कोड, कोड पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, C++, पता नहीं कौन सी, तो वो जावा के अंदर आपने कोडिंग डेवलप करनी शुरू कर दी। और इंस्टॉलिंग डेवलप्ड एप्लीकेशंस ऑन द, जो आपने एप्लीकेशन छोटी छोटी बनाई उसमें, उसको आप इंस्टॉल करने लगे। ऑनलाइन प्रोसेसिंग की अलग एप्लीकेशन बनाएंगे, बाकी चीजें ऑर्डर प्लेस करने की अलग एप्लीकेशन बनाएंगे, उनको आप इंस्टॉल करने पड़ गए ताकि कस्टमर के सामने एक ही वेबसाइट सामने आए। और इन द एंड स्ट्रेस टेस्टिंग, जो ICAP की वेबसाइट के ऊपर अक्सर होती है, क्योंकि जब स्ट्रेस पड़ते हैं ICAP की वेबसाइट पे, सारे बच्चे एक वक्त में रिजल्ट देखते हैं, तो ICAP की वेबसाइट भी स्ट्रेस के अंदर आ जाती है। तो वेबसाइट पे स्ट्रेस टेस्टिंग भी की जाती है कि 1 लाख लोग अगर एक वक्त में बैठे तो वेबसाइट कैसा परफॉर्म करेगी। वेबसाइट पे ही बैठ जाते हैं और वेबसाइट भी फिर बैठ जाती है। ग्राफिकल डिजाइन डेवलपमेंट, ग्राफिकल डिजाइन डेवलपमेंट, वही जो वेबसाइट पे उड़ती हुई चीजें दाएं बाएं आगे पीछे जो है वो आपको डिजाइनिंग नजर आ रही होती है, तस्वीरें खींचने वाली बात नहीं। तो वेबसाइट के अंदर जो डिजाइन बने हुए हैं और कलर स्कीम और ये सारा। डिजाइनिंग द अपीयरेंस, एग्जांपल गिवन लेआउट एंड कलर ऑफ वेब पेजेस, जिसको हमने कहां डाला है अपने उसके अंदर, ये कहां गया, रुक जा भाई, ये ग्राफिकल डिजाइन डेवलपमेंट। ओके, आगे जी अगले पेज पे आए। अगले पेज पे भी मैंने वही किया हुआ, राइट साइड वाला जरा काटा हुआ है। अगली चीज बोलने क्या है, कंटेंट डेवलपमेंट। अब कंटेंट डेवलपमेंट हमारी किताब में थोड़ा छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन ओरिजिनल स्टैंडर्ड में ज्यादा। ICAP ने भी असल में छोटा लिखा था, इस वजह से मैंने ये किया है, लेकिन आप ओरिजिनल स्टैंडर्ड वाला ही पढ़ें। कंटेंट डेवलपमेंट, कंटेंट उसके अंदर जो भी अंग्रेजी लिखनी है। क्रिएटिंग, परचेजिंग, अंग्रेजी आप खुद भी लिख सकते हैं, बनी बनाई अंग्रेजी किसी से खरीद भी सकते हैं, किसी को पैसे देके MA इंग्लिश को। क्रिएटिंग, परचेजिंग, प्रिपेयरिंग एंड अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन, इधर टेक्सचुअल लिख दें या ग्राफ बना दें या कोई वेबसाइट ऑन द वेबसाइट बिफोर कंप्लीशन ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट। लेकिन ये डेवलपमेंट से सारे पहले काम होते रहेंगे, अभी पूरी डेवलप नहीं हुई। एग्जांपल्स ऑफ कंटेंट इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये सर्विसेज क्या देती है, एंड टॉपिक्स डेट सब्सक्राइबर एक्सेस, उनकी डिटेल, उनके फजाइल क्या क्या है, ये पीने से बोतल आपको फायदे मिलेंगे, ये सारी अब आपकी कंटेंट डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन बोतल खरीदने वाली तो सीधे से ही हमने एक्सक्लूड कर दी थी। AC खरीदने की मिसाल ले लेते हैं। AC खरीदने में आपको इस AC खरीदने के क्या क्या फायदे मिलेंगे, ये सारा कोई एक पैरा आप लिखेंगे कि अगला बंदा इंप्रेस हो जाए, यार AC हो तो यही वाला। ओके, कंटेंट डेवलपमेंट वाली फेज खत्म हो गई। कंटेंट डेवलपमेंट वाली फेज खत्म हो गई। अगली फेज कौन सी है जी, इसको कहां डालने, एक्सपेंस में डालना। ऑपरेशनल फेज में क्या खर्चे आते हैं, ऑपरेशनल का क्या मतलब है, अब तो वेबसाइट शायद अमोर्टाइज हो रही है इस वक्त, अब तो ऑपरेशनल फेज शुरू हो चुकी है, अब तो अमोर्टाइज हो रही है, तब भी कोई खर्चे आते हैं। जाहिर बात है AC के ऑपरेशनल में आपके इतने खर्चे आ जाते हैं, इसको कभी जालियां साफ करनी पड़ती हैं, कभी गैस लीक कर जाती है, तो ये ऑपरेशनल खर्चे हैं। अपडेटिंग ग्राफिक्स एंड रिवाइजिंग कंटेंट्स, एडिंग न्यू फंक्शंस, फीचर्स एंड कंटेंट्स, रजिस्टरिंग द वेबसाइट विद गूगल वगैरह वालों को कहा यार नाम लिखें तो हमारा सबसे नाम ऊपर आए, बैकिंग अप डेटा, रिव्यूइंग सिक्योरिटी एक्सेस, पासवर्ड वगैरह लगाना, एनालाइजिंग यूजेज ऑफ वेबसाइट, सुबह लोग ज्यादा बैठते हैं वेबसाइट पे, दोपहर को लोग ज्यादा बैठते हैं, एनालाइजिंग यूजेज ऑफ वेबसाइट, दीज आर ऑल बोले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, इसके बाद जी अदर खर्चे, अदर शायद हमारी किताब में भी हों, ओहो ये कहां से आ जाते हैं दोबारा, अदर अदर खर्चे, सेलिंग, एडमिन एंड अदर जनरल ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर,
इसकी मैं बाद में बात करूंगा। क्लियरली आइडेंटिफाइड इनएफिशिएंसीज एंड इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, जो पहली क्लास में बात हुई थी। बिफोर वेबसाइट प्लान परफॉर्मेंस, फॉल्स को स्टार्ट टेस्टिंग होगी, टेस्ट आपने किए, वेबसाइट परफॉर्म नहीं कर सकी। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज, ये ट्रेनिंग तो पहले दिन से हमें पता है कौन सा खर्चा है, एक्सपेंस का खर्चा। ओके, अब आप सारी बातें छोड़ें और सिंपल सिंपल सी बात बताएं। प्लानिंग फेज का नाम इधर क्या था, रिसर्च की तरह प्लानिंग फेज है, रिसर्च का नाम यहाँ प्लानिंग है। प्लानिंग को कहाँ डालना है, एक्सपेंसेस में। डेवलपमेंट में एक तो दूसरे नंबर पे ग्राफिकल डेवलपमेंट थी, तीसरे नंबर पे कंटेंट डेवलपमेंट थी, पहले नंबर पे पता नहीं क्या था, एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इस सबको आपने क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, अगर 6 क्राइटेरिया पूरा कर रहे हो। लेकिन डेवलपमेंट के दौरान अगर आपने फोटोग्राफर को पैसे दिए, उसे कहाँ डालना है। इसके बाद आपके खर्चे होंगे ऑपरेशनल, उन्हें भी कहाँ डालना है आपने, एक्सपेंस में। इसके बाद अदर खर्चे होंगे, उन्हें भी कहाँ डालना है आपने, एक्सपेंस में डालना है। ओके, अब पहले जरा जी भाई सारा काम आप आउटसोर्स कर दें तो आप खुद ही डेवलप करा रहे हैं ना। ये तो जितने भी पैसे आप उनको दे रहे हैं वो उसका पार्ट बनेंगे, अनलेस कि आप उसे बनी बनाई खरीद लें। अच्छा, एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, इसको आपने बड़ा गौर से सुनना है। ऑपरेशनल फेज, ये नीचे तो वैसे ही बात लिखी हुई है। ऑपरेशनल फेज शुरू कब होती है, द ऑपरेटिंग स्टेज बिगिंस वंस डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट हैज बीन, जब डेवलपमेंट कंप्लीट होगी तब ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। एन एंटिटी मेंटेन्स एंड एनहांसेस द एप्लीकेशन इसमें। अच्छा, ऑपरेशनल फेज में कभी कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो जाता है जिसे आप कैपिटलाइज बिल्कुल करेंगे। मिसाल के तौर पे ऑपरेशनल फेज में आपने कोई ऑनलाइन पेमेंट डाल दी। ऑनलाइन पेमेंट पहले नहीं थी, पहले जो है वो कस्टमर के घर जब चीज जाती थी तो ऑन कैश डिलीवरी होती थी, यानी कस्टमर उधर से ही कायदे आजम के नोट देता था। लेकिन कस्टमर ने रिक्वेस्ट की कि यार पैसे घर में कई दफा नहीं पड़े होते, तो आप ऐसा करो कि एटीएम से ही हमारी पेमेंट लिंक करवा दो। अब जब वो अगले बंदों को पता चला कि एटीएम से पेमेंट लिंक करानी है, उन्होंने कहा यार हमारे सिस्टम में तो ये चीज़ नहीं है। अब अपने बैंक को अप्रोच किया, बैंक ने कहा यार अपना सॉफ्टवेयर के अंदर जहां जहां जाके ये चीज़ें आप करो, फिर हमारे बैंक से लिंक करो। ये सारा अगर आप प्रोसेस कर दो तो माना कि ये ऑपरेशनल स्टेज अब शुरू हो चुकी है। लेकिन इससे ऑब्वियसली आपकी कस्टमर बेस भी बढ़ने का चांस है और आप नई ऑडियंस के पास भी जा सकते हैं। तो ऑपरेशनल फेज का ऐसा खर्चा जिसको आप इंट्रो FR1 में पढ़ते थे, कैपेसिटी बढ़ गई, एफिशिएंसी चीज की बढ़ गई, तो उसे आप कैपिटलाइज करते हैं। अनलेस ऑपरेशनल फेज में कोई ऐसा खर्चा आ जाए, मिसाल के तौर पे देखें, एडिंग न्यू फंक्शंस, फीचर्स एंड कंटेंट्स, उसमें ऐसे फंक्शन और फीचर ऐड कर दें जिससे आपकी कॉस्ट भी रिलायबली मेजर कर सकें और फ्यूचर में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आने हो, तो फिर आप इसको कैपिटलाइज कर दें। तो मेरे ख्याल से ये एक्सेप्शन है, ये आईके वाला कोई ना कोई ऐसी लाइन लिख के खास तौर पे बताएगा। तो ऑपरेशनल फेज में देखें जी कौन सा खर्चा कैपिटलाइज हो सकता है। अनलेस इट मीट IAS 38 क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो बाद में हो। जैसे मैंने आपको बताया ऑनलाइन सिस्टम आपने डेवलप कर दिया पेमेंट का, दिस विल ओनली अकर इन, स्टैंडर्ड ने ये भी लिख दिया क्या, बड़ा रेयर ऐसा हुआ करेगा। आमतौर पे ये खर्चे एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं देते, लेकिन अगर कभी एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दें, देखिए ना, मिसाल के तौर पे ये खर्चे अपडेटिंग ग्राफिक्स आपने वेबसाइट की बेहतर कर दी, तो उससे क्या फायदा आपको ज्यादा आ जाना है, तो कहते हैं रेयर सर्कमस्टांस में ज्यादा फायदा आएगा। लेकिन अगर आ जाए तो आप उसको क्या कर दें, कैपिटलाइज कर दें। ओके, ठीक है, इट्स ओवर। एक थोड़ी सी खतरनाक सी बात आपके लिए जो आपने गौर से समझनी है, क्योंकि मैंने तो ये काट दिया, पेपर में भी मेरा यही मशवरा है कि इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मैंने ओरिजिनल SIC खोला हुआ है, ये मैंने काट दिए, सिर्फ लेफ्ट साइड वाली चीज़ आपको पढ़ने की जरूरत है। लेकिन अगर आप खुदा ना खास्ता इसको कभी घर में पढ़ें तो वो जरा बात समझ लें। हमने क्या लिखा है, इधर देखें, हमने किताब में लिखा हुआ है डेवलपमेंट फेज के सारे खर्चे क्या होंगे अगर IAS 38 का रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट कर जाए, यानी कॉस्ट कैन बी मेड रिलायबली, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल, ये 2 बातें, और वो जो 6 शरायतें हैं अगर वो पूरी हो जाएं तो IAS 38 कहता है कि हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन स्टैंडर्ड जो ओरिजिनल है उसने उल्टा लिखा है, उसने लिखा है ये सारे खर्चे एक्सपेंस में डालें, आगे बोलें, अनलेस, ये सारे खर्चे किस में डालें, अनलेस IAS 38 का रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट हो जाए। हमने कैसे लिखा है कि ये सारे खर्चे कैपिटलाइज करें अगर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया क्या हो जाए, मीट हो जाए। अब ये तीनों डेफिनेशंस देखें, एप्लीकेशन, ग्राफिकल और कंटेंट, इन तीनों के सामने ओरिजिनल स्टैंडर्ड बनाने वाले ने क्या लिखा हुआ है, ये देखें, एप्लीकेशन, ग्राफिकल डिजाइन, और इन तीनों के आगे स्टैंडर्ड वाले ने क्या लिखा हुआ है, जो मैंने आपको काट रहा था कि ना पढ़े कंफ्यूज होंगे, रिकॉग्नाइज एज एन व्हेन इन कट।
अनलेस, आगे इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं, असल में ना ये वो स्टैंडर्ड के पैरास बता रहे हैं। 21 पैरा स्टैंडर्ड का, उसमें लिखा हुआ है कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। और पैरा 57 मशहूर ज़माना आपको याद है, 6 शराइत होती हैं, 6 शराइत होती हैं। तो और पैरा 21 खोलने की जरूरत नहीं, पैरा 21 सिंपल है, जिसको हम कई दफ़ा बोलते हैं, जो FR1 में भी आपको बताया जाता था, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। और 57 में हमने कितनी शराइत पढ़ी थी? तो अगर ये शराइत सारी की सारी पूरी हो रही है तो आप इसको इंटेंजिबल बना दें, वरना नहीं। लेकिन प्लानिंग फेज में इसने कुछ नहीं ऐसा लिखा कि इट शैल बी एक्सपेंस्ड अनलेस, अनलेस जाना चक्कर ही नहीं है, क्योंकि प्लानिंग हमेशा किस में जानी है? एक्सपेंस में जानी है। क्लियर? अब आपको सारा मोटा मोटा समझ आ गया है। इसकी बारीकियों के अंदर अगर कुछ जाना हो मैं खुद जाऊंगा, जरा ट्राई करते हैं। ये जो अभी तक हमने सारा पढ़ा है ये हमें समझ आ रहा है। पास पेपर का क्वेश्चन 9 निकालें। अच्छा, पास पेपर क्वेश्चन 9 करते हुए क्या निकालेंगे हम? ओरिजिनल स्टैंडर्ड खोलेंगे या अपनी किताब खोलेंगे? ओरिजिनल स्टैंडर्ड खोलेंगे। किताब खोलेंगे तो वो किताब तो पेपर में लेके नहीं जानी। तो अब मेरे सामने पास पेपर का क्वेश्चन 9 करूंगा, लेकिन ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड आपके सामने खोलूंगा। अब आपने वहां से देखना है ये चीजें जो है वो कैपिटलाइज होनी है या एक्सपेंस में जानी है। पास पेपर क्वेश्चन 9 में कौन सी वाली एडजस्टमेंट करनी है, जरा ढूंढ के बताएं। सेकंड। तो पास पेपर क्वेश्चन 6 आपने लिखा नहीं होगा, खुदा के लिए आज जाके लिख लीजिएगा पास पेपर क्वेश्चन 6। फिर आगे टाइम नहीं मिला, मैं बता रहा हूं आपको। और आखिरी 1-2 महीने में वैसी टीचर आपकी जान नहीं छोड़ दे। तो अच्छा जी, जिंक लिमिटेड, नोट बनाने आपने 31/12/2018 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। जिंक लिमिटेड इज अ ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, यूजेस रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इंटेंजिबल्स, जहां पॉसिबल हो। फॉलोइंग आर द डेटा अवेलेबल। साल के आखिरी दिन ZL लॉन्च इट्स वेबसाइट, लॉन्च की है, लॉन्च बना पहले से रहे होंगे। ZL लॉन्च इट्स यानी लॉन्च भी कर दी, इसको मोटाइज नहीं करेंगे क्योंकि लॉन्च ही कब की है? आखिरी दिन लॉन्च किया, तो इसलिए इसकी लाइफ भी नहीं शायद दी हुई इसी वजह से। ZL लॉन्च इट्स वेबसाइट फॉर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऑफ टीवी शोज, फॉर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऑफ, जी बिल्कुल आप सही पहुंचे हो, जहां मैं पहुंच रहा था वहां पहले ही पहुंचे हुए हो। इसको कहते हैं पहुंची हुई सरकार जी। इट्स न्यू वेबसाइट फॉर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऑफ टीवी शोज, मूवीज एंड वेब सीरीज। आप बता दें ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग फ्री में करा के देंगे या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के पैसे लेंगे? ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के पैसे लेंगे। भाई ये चीज़ें असल में शुरू में बिकती हैं, बाद में कोई यूट्यूब के ऊपर जो है वो आने लग जाती हैं थोड़े अरसे के बाद। शुरू में ये चीज़ें जब लॉन्च होती हैं तो बिकती हैं, ये मूवी सीरीज और ये सारी चीज़ें। तो ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऑफ शोज, मूवीज, नेटफ्लिक्स बोल रहे हो आप, उस पर बिकती हैं। अच्छा जी, तो ऑनलाइन टीवी शोज, मूवीज एंड वेब सीरीज, इसके लिए इसने वेबसाइट लॉन्च किया। तो बताएं यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेगा या सिर्फ कोई एडवर्टाइजमेंट्स करनी है इसने? ये तो पूरे शोज चला रहा है, इसने तो यहाँ से रेवेन्यू अर्न करना है। The website content is also used to advertise and promote। हाँ, तो थोड़ी बहुत इसके अंदर हमारी प्रमोशन भी होगी, वो नीचे देख लेंगे प्रमोशन का कितना खर्चा है। अपनी प्रोडक्ट्स भी ये इसके अंदर क्या किया करेंगे? एडवर्टाइज किया करेंगे। The website was developed internally। अब हड्डा पड़ेगा कि प्लानिंग और डेवलपमेंट फेज को अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर परचेज होती फिर तो वैसे ही इंटेंजिबल थी। एंड मेट द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ इंटेंजिबल। कहते हैं ये परेशान ना हो, ये सारी चीजें जो रेलिवेंट है ना, सारी रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट कर रही हैं। यानी कॉस्ट कैन बी मेड लायबली, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी आने हैं और वो जो 6 शराइत हैं वो भी पूरी हो रही हैं। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट इनकर्ड फॉर द वेबसाइट आर एज फॉलोस। चलें जी, अब हमारे सामने क्या होना चाहिए? हमारे सामने स्टैंडर्ड का पार्ट बी में क्या होना चाहिए? SIC 32। तो वो खोल के हम पेपर में देखते रहेंगे कि कौन सी एक्टिविटी चल रही है और क्या है। अंडरटेकिंग फिजिबिलिटी स्टडीज, अब कोई परेशानी नहीं होना, खोलते हैं स्टैंडर्ड। अंडरटेकिंग फिजिबिलिटी स्टडीज हमने कहां पढ़ा था? प्लानिंग में। प्लानिंग को कहां डालें? एक्सपेंस में। चलें जी शुरू करें। एक्सपेंस जी, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, नहीं ढूंढ लेते हैं, मुझे तो नहीं याद, मैं ना घर से याद करके। इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स। अब कुछ लोग सोच रहे हैं चल यार खरीद ही लेते हैं स्टैंडर्ड, पहले मैंने सोचा होता नहीं खरीदने, खरीद ही लेते हैं। अच्छा जी, ये भी क्या होंगे जी? एक्सपेंस आउट। ये वाली 2 चीजें जरा मैं इनको पेंडिंग पे डाल रहा हूं, ये मैं बाद में पढ़ाता हूं। रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन नेम, एक्सपेंस। एक भाई कह रहे हैं एक्सपेंस,
आप लोगों ने मुझे बताना है क्या होगा। ऑब्टेनिंग ये तो डेवलपमेंट वाली फेज में आ रहा है, तो और सवाल ने लिखा हुआ रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, तो फिर तो ये क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। स्ट्रेस टेस्टिंग टू इंश्योर दैट वेबसाइट ऑपरेट्स इन द इंटेंडेड मैनर। स्ट्रेस टेस्टिंग का मतलब है लोड डाल के देखा और 1,00,000-2,00,000 कस्टमर भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है जी। ये किस फेज में था, डेवलपमेंट फेज। क्लियर, इसको भी क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। नेक्स्ट, डिजाइनिंग द अपीयरेंस ऑफ वेब पेजेस। यार आई का भी खीरी करते हैं, एज इट इज फिक्र उठा रहा है। डिजाइनिंग द अपीयरेंस ऑफ, तो हल्का फुल्का तो फिक्रा हिलाए, जरा सोचना तो पड़े। इससे क्या करना है जी, कैपिटलाइज। डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ न्यू कंटेंट। डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ न्यू कंटेंट। आप कोई नीचे वाले में ना चले जाओ भाई, ऑपरेशनल में तो कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई थी, डेवलपमेंट ऑफ कंटेंट तो नहीं लिखा हुआ था कुछ, तो ये तो पूरी हेडिंग इसने उठा दी है, बजाय कि इसमें से कोई चीजें उठाता, उसने पूरी हेडिंग आई अपने उठा के ली थी। डेवलपमेंट ऑफ न्यू कंटेंट रिलेटेड टू ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, रिलेटिंग टू एडवर्टाइजिंग, प्रोमोटिंग ZL's प्रोडक्ट्स। दो किस्म के कंटेंट डेवलप किए हैं इसने। एक इसने कंटेंट डेवलपमेंट किया है एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए, और एक कंटेंट डेवलपमेंट किया है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग तो हमारा मेन काम है, जो हमने शोज बेचने हैं। अब जरा सोच के बताएं, दोनों कैपिटलाइज होंगे, दोनों एक्सपेंस में जाएंगे, या एक कैपिटलाइज होगा एक एक्सपेंस? कौन सा कैपिटलाइज होगा? जहां से हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। मैंने माना एडवर्टाइजमेंट से भी रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट तो बाय डिफॉल्ट इंट्रो की क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, हमेशा कहां जाता है, एक्सपेंसेस में जाता है। तो कंटेंट डेवलपमेंट, बिल्कुल कंटेंट डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट, इट इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। बट इसमें एडवर्टाइजमेंट अगर करने लग जाए तो वो एक्सपेंस में जाएगी। अच्छा ये क्या है, एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स, एडवर्टाइजिंग वेबसाइट। यार एक तो ये है ना कि उसके अंदर जो आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं वो अपनी वेबसाइट में डाल के एडवर्टाइज करें, बाकी वेबसाइट तक लाना ये भी तो एक एडवर्टाइजमेंट है ना। एक तो ये कॉलेज में आके आप AFC और कैफ के फजाइल बता रहे हो, ये अलग है। दूसरे क्या है, कॉलेज तक तो लाओ ना पहले बच्चे को, बाद में AFC और कैफ बताओगे। तो जो वेबसाइट पे आ जाएगा उसको इस चीज से फायदा होगा, लेकिन वेबसाइट तक कौन आएगा उसके लिए भी लोगों को बताना पड़ा। ये शायद हमने सड़क पे जाके एडवर्टाइजमेंट की हो कि यार हमने वेबसाइट बनाई है, तुमने देखी है हमारी वेबसाइट नहीं देखी यार, तुम तो पैदा ही नहीं है यार, तुम अभी तक हमारी वेबसाइट तो देखो जाके। तो एडवर्टाइजमेंट फॉर वेबसाइट, ये क्या होगी, सिंपल सी बात को ये कहां चली जाएगी, एक्सपेंस में चली जाएगी। कौन सा वाला, डिजाइनिंग द अपीयरेंस ऑफ वेब पेज। यार ये तो सिंपल देख लो, लिखा हुआ है इसमें, तो वो कुछ रिपीट करेंगे। डिजाइनिंग द अपीयरेंस ऑफ वेब पेज वाज़ेह लिखा हुआ है स्टैंडर्ड ने, ये डेवलपमेंट फेज का पार्ट है। हाँ भाई परेशान हो रहे हैं, भाई कह रहे हैं ग्राफिकल डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में स्टैंडर्ड ने लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस। अब बड़ी गौर से बात सुने, यही बात मैंने की थी, मैंने कहा था ये वाली आप ना ही पढ़ें तो बेहतर है। रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड अनलेस छोड़ो पर ज्यादा अंग्रेजी में जाओ, अनलेस इट मीट्स द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया। तो अब आप आके देखें, सवाल ने लिखा हुआ है इट मीट्स द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया एज एन इंटेंडेड। क्लियर? तो उसमें बेहतर मेरा मशवरा मैंने कहा था कि ये वाली आप इंग्लिश ना पढ़ो, आप किताब वाली इंग्लिश रेफर करो। तो ये प्लानिंग फेज कहां जानी है हमेशा, और ये वाली दोनों फेजेस और ये वाली तीसरी फेज कैपिटलाइज होंगे। सर ये जो बड़ी वेबसाइट होती है जैसे कि सर उसमें कई छोटे जो ब्रांड होते हैं उनकी भी एडवर्टाइजमेंट वो चला देते हैं, तो सर वो उससे तो उनकी इनकम जनरेट होगी। तो वो कैश डेबिट इनकम क्रेडिट एंट्री करते हैं बस सर, इसके कॉस्ट में से नेट करेंगे? नहीं, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट रिकॉर्ड कर दें। अच्छा जी जी, वो तो एक्सपेंस है। अच्छा जी, ये लफ्ज़ बताएं, सर्वरबाजी का आपने कभी सुना होगा, ये क्या होता है सर्वरबाजी? सर्वर हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है? हार्डवेयर होता है सर्वर। अच्छा वेब सर्वर, अच्छा जी, ये वेब सर्वर्स कुछ मशीनें होती हैं जो ये देख लें, बल्कि यहाँ से ये वेब सर्वर कुछ मशीनें होती हैं जो लोगों ने रखी होती हैं, इन पे
वेब पेजेस और सारी फाइल स्टोर हो रही होती हैं। तो एक तरह का वेब सर्वर क्या है, स्टोरेज डिवाइस है एक। तो आप बताएं वेब सर्वर, या कई दफ़ा नाम रखते हैं बैकअप सर्वर, कई दफ़ा नाम रखते हैं स्टेजिंग सर्वर, पता नहीं अजीब अजीब से इन्होंने नाम निकाले हुए हैं। वो ऑब्वियसली वो जो आप उसको देख रहे हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वेब पेजेस टू वेब यूजर्स। अच्छा जी, तो वेब सर्वर एक डिवाइस है जहाँ पे चीज़ें आके स्टोर होंगी और स्टोर होके आगे मूव होंगी। तो वेब सर्वर्स और वेब सर्वर का जो कोई सॉफ्टवेयर होगा जो इसको चलाने के लिए ज़रूरी है, वो बता दें कहाँ फॉल करेगा। IS 16 के अंदर, IS 16 के अंदर वेब सर्वर या स्टेजिंग सर्वर या बैकअप सर्वर वो मशीन है जिसमें वेब पेजेस स्टोर होते हैं और स्टोर होके बाद में मैं और आप क्या करते हैं, इसको एक्सेस करते हैं। अच्छा जी, अब आए सवाल में। एक्यूजिशन ऑफ, बोलें, एक्यूजिशन कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ वेब सर्वर। तो वेब सर्वर खुद क्या है, टेंजेबल। अब इस टेंजेबल को चलाने के लिए एक क्या चाहिए, इसलिए ये भी क्या बन जाएगा, टेंजेबल। ये कैपिटलाइज तो होंगे लेकिन हमसे सॉल्यूशन में IS 38 का नोट मांगा हुआ है, IS 16 का नोट नहीं मांगा हुआ। तो ये IS 16 के नोट में कैपिटलाइज होंगे। जरा देखें सॉल्यूशन में वो क्या कह रहे हैं, इनटेंजेबल्स का नोट बनाना है या टेंजेबल्स का। तो इसलिए इसके साथ मैं C नहीं लिख रहा, आपको कंफ्यूज करेगी ये बात। ये कैपिटलाइज जरूर होंगे लेकिन लिख देता हूं, ये कैपिटलाइज होंगे लेकिन किस स्टैंडर्ड के मुताबिक, IS 16 के मुताबिक। सर्वर जब भी आ जाए ना, सर्वर को आपने हार्डवेयर लेना है, सर्वर के साथ फिर नाम जो मर्जी लिखा हो। चलें जी, इसको टोटल करवा दें हमें। 2 नहीं, यहां कैपिटलाइज होगा, इसकी एंट्री लिख लो, टेंजिबल डेबिट या वेब सर्वर डेबिट कैश क्रेडिट 16 जमा 7 कैपिटलाइज होगा अंडर IS 16। लेकिन हमें नोट किसका मांगे, IS 38। वेब सर्वर की डेप्रिसिएशन नहीं, वेब सर्वर तो अब ये अगर उसके बनाने में इस्तेमाल हो रहा है और बता दे कितने महीने इस्तेमाल हुआ तो फिर आप उसकी डिस्क्रिप्शन को इसमें डाल सकते हो। लेकिन वो भी सिर्फ अच्छी वाली डेवलपमेंट जब चल रही होगी तो आप डाल दो, डेटा दे दें। लेकिन इसने इसे बताया नहीं कितने महीने किसके लिए कैसे इस्तेमाल हुआ। 16, हाँ वैसे तो उधर होगी बिल्कुल। ओके, अब मुझे अब इंटेंजिबल की कॉस्ट बता दें। ये 2 + 3 + 20, व्हाट इज दिस 21, कॉस्ट ऑफ वेबसाइट, कॉस्ट ऑफ। अच्छा देखिए इसमें कितनी चीजों पे सोचना पड़ा ज्यादा। ये तो आसान चीज थी, एज इट इज स्टैंडर्ड से मिल गई थी। ये भी एज इट इज, ये थोड़ी सी डिस्कशन मुझे करनी पड़ी क्योंकि ये आपके लिए नई चीज थी। उसके बाद ये तो एज इट इज स्टैंडर्ड में लिखा हुआ था, ये लफ्ज भी स्टैंडर्ड में लिखा हुआ था, ये भी लिखा हुआ था, ये भी लिखा हुआ था, कंटेंट डेवलपमेंट के नाम से ये लफ्ज आ रहा था। और ये दोनों तो वैसी आसान थी, एडवर्टाइजिंग और एडवर्टाइजिंग। ऑब्वियसली तो एक दो एडजस्टमेंट तो आपको पता है, फिर बीच में टफ टाइम देती है, उसमें सोचना पड़ता है। लेकिन ये सर्वर भी अभी मैं आपको बताने लगा हूँ कहाँ पे लिखे हैं और ये वाज़ेह तौर पे स्टैंडर्ड एक्सेप्शन में बताए हैं। इसलिए ये भी आई कि अपने को ऐसी चीज़ टेस्ट नहीं की थी, क्योंकि मैंने आपको थ्योरी में भी एक चीज़ छुड़वाई भी है, वो मैं आपको भी पढ़ाने लगा हूँ। अब जी SIC 32 की एक्सेप्शंस में आ जाए। SIC 32 की एक्सेप्शंस किताब से, ये किताब से करनी है क्योंकि ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड में ना बड़ी इधर उधर करके दी है। SIC 32 does not apply to expenditure on purchasing web server। तो आई के अपने बस यहीं से उठाया था, SIC 32 नहीं लगेगा, इन पे क्या लगेगा, IS 16। परचेजिंग वेब सर्वर, या आप बड़े साइंसदान बन रहे हैं तो वेब सर्वर भी खुद बना लें, ठीक है। हार्डवेयर वैसे कम ही लोग खुद बनाते हैं। परचेजिंग वेब सर्वर, डेवलपिंग वेब सर्वर या ऑपरेटिंग हार्डवेयर। ऑपरेटिंग हार्डवेयर मीन्स के हार्डवेयर है, कोई भी आपने ऑपरेशनल पर्पज के लिए हार्डवेयर लिया है। प्रोडक्शन सर्वर भी इनका नाम होता है, स्टेजिंग सर्वर भी इनका नाम होता है। इंटरनेट कनेक्शंस में जो इंटरनेट कनेक्शन की कॉस्ट है उस पर भी ये स्टैंडर्ड नहीं लगेगा। और इंटरनेट कनेक्शन के लिए अगर आपने कोई डिवाइस बाय की है तो उस पर तो सीधा सीधा इंटरनेट कनेक्शन की जो डिवाइस बाय करेंगे उस पर तो सीधा सीधा IS 16 लगेगा। तो इन पे IS 32 नहीं लगता तो क्या लगता है,
IS 16। अच्छा जी, दूसरे पॉइंट को छोड़ें, तीसरे में आए। अगर आपने वेबसाइट एक बनाई, फिर दूसरी बनाई, फिर तीसरी बनाई, और तीनों वेबसाइट्स बना के आपकी नीयत है कि आपने वेबसाइट्स बेचनी है, तो फिर तो ये इन्वेंट्रीज आपके लिए बन जाएंगी। जैसे इंट्रो की क्लास में कहा जाता था लैंड भी IS 2 में आती है, तो आप पूछते थे वो कैसे, जिसका काम ही लैंड बेचना है। तो जिसका काम ही वेबसाइट्स बना के बेचना है, तो उसके लिए वेबसाइट्स कहां फॉल करेंगी? IS 2 में। द डेवलपमेंट और ऑपरेशन ऑफ अ वेबसाइट फॉर, कई लोग डेवलप भी करते हैं, डेवलप करके बाद में उनके ऑपरेशनल चीजें भी संभालते हैं, लेकिन ये हमारे स्कोप से बाहर है, इन पे IS 2 लगना है। द डेवलपमेंट और ऑपरेशन ऑफ अ वेबसाइट फॉर सेल टू इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और आपका काम बिजनेस ही क्या है? जब तक ये आपके पास पड़ी रहेंगी IS 2, और जिस दिन आप इसको बेचेंगे IFRS 15। अस्सलाम वालेकुम, सीए करें। अच्छा, IFRS 16 एक स्टैंडर्ड है लीज। लीज क्या होता है? वेबसाइट आपने कोई किराए पे ले ली, या कहते हैं उसके ऊपर ये स्टैंडर्ड नहीं लगेगा, किस्तों पे समझ लें, किराए पे समझ लें, ले ली, उस पर ये स्टैंडर्ड नहीं लगेगा। उस पर कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? IFRS 16। और इन द एंड यहां पे वो डिस्कस करें इंटरनेट का बिल। तो जाहिर बात है, वेबसाइट चलाते रहेंगे तो बैकएंड पे इंटरनेट का बिल भी आपको पे करना पड़ेगा। वो इन एनी केस आपको जो है एक्सपेंस में जाएगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होस्ट करते हैं, आपके मेजबान बनते हैं, और फिर आपकी वेबसाइट को आगे चलाते हैं। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, कोई भी नाम लिख लें अंडरलाइन करके, किस कंपनी का नाम लिखेंगे? PTCL, स्टॉर्म फाइबर लिख लें। होस्टिंग द एंटिटीज वेबसाइट, जो एंटिटी के वेबसाइट को होस्ट कर रहे हैं और फिर आगे लोगों को दे रहे हैं। दिस एक्सपेंडिचर इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। तो यहां इंटरनेट बिल लिख लें, इसका मतलब इंटरनेट का बिल। क्या चीज? हाँ हाँ हाँ, ये पॉइंट मैंने स्टैंडर्ड से नहीं लिखवाया, ये याद कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से तो आसान है, बस रिवाइज कर लें बैठे बैठे। और वैसे ना याद करने की जरूरत नहीं है, पेपर में वैसे ही याद आ जाएंगे। यानी लिखा हो वेबसाइट बेचने के लिए, तो आपके जहन में आ जाएगा इस पे तो कौन सा स्टैंडर्ड लगना है। वेबसाइट किस्तों पे ले ली, IFRS 16। और इंटरनेट का बिल पे किया, तो ये याद, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एज इट इज इंग्लिश याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए बस। और इन द एंड देखिए ना पेपर में कैसे टेस्ट किया उसने वेब सर्वर का लफ्ज लिखा है और लिखा था मैंने उसे परचेज किया, तो यहां से याद आ जाएगा। एज इट इज इनको रट्टा नहीं मारना, लेकिन याद रखना पड़ेगा। हाँ, आ सकता है कुछ सूरतों में, लेकिन वो आउटसोर्सिंग हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, फिर ये एक बात मैंने आपको छुड़वाई थी, आखिरी बात, वो यहाँ अदर में लिखी हुई है, लेकिन मैं ऐसे ही 32 से ही पढ़ा देता हूँ। एडमिन खर्चे ना, एडमिन खर्चे किसी रेयर सर्कमस्टांस में इंटेंजिबल बन सकते हैं। ये आप जरा फील करें, हम किधर हैं? ना हम प्लानिंग में हैं, ना डेवलपमेंट में हैं, ना ऑपरेशनल में हैं, बल्कि कैटेगरी उसने नई बनाई थी, क्या? अदर में इसने कहा था सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनने। इन रेयर सर्कमस्टांस एडमिन के खर्चे एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, उसके लिए आपका कोई एडमिन स्टाफ का बंदा या सेल्स मैनेजर, सेल्स स्टाफ का बंदा संडे को आया और अपनी तनख्वाह नॉर्मल के अलावा आपसे उसने मांगे 20,000 आने के, और आपने उसको वो पेमेंट की, तो अब आप क्या डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये वाला पोर्शन इसको मैंने इसीलिए पे किया है? आपने शायद ये IS 16 में भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हो। एक तो है उसको महीने की लगी बंदी तनख्वाह सेल्स मैनेजर को मिलती है ₹1,00,000, वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आप कोई उससे काम करवाएं ना करवाएं, वो तो तनख्वाह उसको देनी है। लेकिन इस ₹1,00,000 के अलावा आपने उसको किस दिन बुलाया? संडे के दिन बुलाया कि भाई वेबसाइट बन रही है, आपने आके 6 घंटे लगाने हैं। उसने कहा भाई 20,000 रुपया लूंगा, मैं बड़े कंप्रोमाइज करके आ रहा हूं। तो उसने जो 20,000 रुपये आपसे लिए, वो 20,000 रुपये आप डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं इंटेंजिबल बनाने के लिए, फिर आप उसको कैपिटलाइज कर दें। अनलेस इट कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू प्रिपेयरिंग द वेबसाइट आगे आपकी मर्जी, आपने यूज करनी है अपने इंटेंडेड मैनर में। इंटेंडेड मैनर में यूज करने के लिए 2-3 स्टाफ के बंदे बिठाने जरूरी हैं, वरना पता नहीं साइंसदान क्या बना के चले जाएंगे। हाँ, ये भी बहुत रेयर सिचुएशन है। अच्छा, अपना जरा रिवाइज करते हैं। छोटी छोटी एक्सेप्शन जरूर जहन में रखनी है, छोटी छोटी एक्सेप्शंस। रिवीजन जरा बुक से कर लेते हैं। लिस्ट किताब से देखनी है आपने, ओरिजिनल SSC 32 से। रिवीजन जरा बुक से कर लेते हैं।
जी जी, वो मैं बताने लगा हूँ। जी, रिवीजन करें सारे की। ये वेबसाइट कॉस्ट्स आपने बस यस नो में जवाब देते रहना, आपको पता चल जाएगा आपको स्टैंडर्ड समझ आ गया या नहीं। ये वेबसाइट कॉस्ट परचेज वेबसाइट्स के लिए या इंटरनली जनरेट के, जो आप खुद वेबसाइट बनाएं उसको बाहर के लोगों को भी एक्सेस दे सकते हैं और अपने एम्प्लॉयज को भी एक्सेस दे सकते हैं। और अपने एम्प्लॉयज को अगर एक्सेस दें तो ये भी वेबसाइट इंटेंजिबल ही होगा, याद रखिएगा, चाहे एक्सटर्नल वाली है चाहे, और इंटरनल वाली तो प्रमोशन के लिए हो ही नहीं सकती ना, तो इंटरनली जनरेटेड वेबसाइट भी इंटेंजिबल है और एक्सटर्नली जनरेटेड वेबसाइट भी, दोनों इंटेंजिबल हैं। लेकिन वो एक्सटर्नल वेबसाइट जो सिर्फ प्राइमरीली या सोली किस मकसद के लिए बनी है, एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए, उसे आपने सिरे से कहां डालना है। लेकिन वो वेबसाइट जिससे चीजें बिक रही हैं उनमें भी जो तस्वीरें खींच के आपने लगाई हैं उसको किधर डालना है, एक्सपेंस में डालना है। इंटरनल एक्सेस की वेबसाइट हो या एक्सटर्नल एक्सेस की वेबसाइट हो, दिस ऑलवेज इज एन, बोले इंटेंजिबल। चार चीजें ऐसी हैं जो आपने SIC 32 में फॉल नहीं करवानी। किस्तों पे वेबसाइट ले ली, नंबर 2 वेबसाइट बना के बेच रहे हैं, नंबर 3 इंटरनेट का बिल पे कर रहे हैं, या कोई भी हार्डवेयर बाय कर रहे हैं आप, उसके नाम स्टेजिंग सर्वर, वेब सर्वर, बैकअप सर्वर, जो भी नाम ICAP यूज कर दे, बस सर्वर से आपने याद रखना है ये हार्डवेयर होगा। ओके, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इनकी क्या करनी है। रिसर्च फेज हमेशा एक्सपेंस, डेवलपमेंट स्टैंडर्ड ने तो लिखा था एक्सपेंस में जाएगी जो आप पूछ रहे थे, लेकिन अगर क्राइटेरिया मीट कर जाए तो लेकिन हमने अपने समझने के लिए क्या लिख लिया, कैपिटलाइज होगी अगर क्राइटेरिया मीट करे। लेकिन इसमें जो तस्वीरें खींचने का खर्चा होगा वो कहां जाएगा, ऑपरेशनल फेज हमेशा, अनलेस के ऑपरेशनल फेज में, ये छोटी छोटी बातें अब जो करनी थी, अनलेस के ऑपरेशनल फेज में कोई आप ऐसा फीचर या फंक्शन ऐड कर दें जिससे, और अगर सिंपल लफ्ज आ जाए एडिंग न्यू फंक्शन तो एक्सपेंस में डाल दीजिएगा। लेकिन अगर आए वी हैव एडेड अ फंक्शन थ्रू विच वी एक्सपेक्ट फर्दर बेनिफिट्स, या जिससे आ जाए एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें चाहिए, तो उसको क्या कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। भाई टेंटिव रहना यार, ये देखो। अच्छा, और अदर्स हमेशा कहां जाने हैं, ट्रेनिंग, इनएफिशिएंसी, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस, एक्सेप्ट इट कैन बी, ये लफ्ज पेपर में लिखा होगा, एक्सपेक्ट इट कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। ये आखिरी वाली बात काट दें, ये जो लिखी हुई है, क्योंकि ये ऊपर यहां लिखी हुई है कि इन स्टेजेस में जो भी खर्चा एडवर्टाइजमेंट का होगा उससे आप क्या करेंगे, एक्सपेंस करेंगे। इसको आखिरी वाली डेडलाइन काट दें। जी मोहतरम, मसलन कौन सा इंटेंजिबल एडवर्टाइजमेंट, क्लास के बाद आपका सवाल लेता हूं मैं। ओके, क्या करें अब, क्वेश्चन 9 पढ़ लेते हैं, बाकी जो 1-2 एडजस्टमेंट और थी। क्वेश्चन 9 क्या नाम है, जिंक के नाम, ये आखिरी लाइन है पॉइंट 1 की, ये मैं कल बताऊंगा। पॉइंट 1 की आखिरी लाइन है, कल बताऊंगा। पॉइंट 1 पढ़ लें, ये पुराना पॉइंट है, मशहूर जमाना। जल्दी जल्दी पॉइंट 1 पढ़े, बताएं कितनी रिसर्च है, कितनी डेवलपमेंट है। मुझे आपने इंटेंजिबल की कॉस्ट बतानी है कैलकुलेटर पे। आखिरी लाइन छोड़ दें, इंटेंजिबल की कॉस्ट बताएं कैलकुलेटर पे।
138, एक लोग, कुछ लोग कह रहे हैं 138, कुछ कह रहे हैं 126। ठीक है जी, मैं थोड़ा टाइम और दे रहा हूं, बाकी लोग भी जवाब दें इंटेंजिबल की कॉस्ट कैलकुलेटर पकड़ के। वन 130, माशाल्लाह। एक दो फिरके और बनाए। 108, ये वैसे बिला वजह बोला आपने। ओके 126। अच्छा भाई, एक बात, ये सवाल में एक पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है। अब आप हज़रात बेशक दोबारा इस सवाल को पढ़ लें, वो पॉइंट ढूंढने कौन सा। एक पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है, इसने डेट्स वाजे नहीं की, इतनी डेट्स वाजे नहीं की, रिसर्च कब ख़त्म हुई, डेवलपमेंट कब शुरू हुई, इस बारे में ना थोड़ा सा ज़रा देखना पड़ेगा। अल्लाह भला करे जिसने ये सवाल बनाया, लेकिन इस सवाल में फिर भी कुछ मार्क्स आ सकते थे, वो मैं बताता हूँ कैसे। एक सिर्फ ट्रिकी पॉइंट है, अगर इस एडजस्टमेंट के 3 मार्क्स है ना, और मेरे ख्याल से अगर वो ट्रिकी पॉइंट आपने नहीं पकड़ा तो आपके 2 से 2.5 फिर भी आ सकते हैं, वो मैं बताता हूँ कैसे। अच्छा, ऑन यकम जनवरी 2018 ZL बॉट एन इनकम्प्लीट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ से तो अल्लाह का शुक्र है आप पूरे नंबर ले लेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय करना पूरा का पूरा क्या है, इंटेंजिबल है। फ्रॉम BTech एट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ द परचेज प्राइस वाज एनालाइज्ड एज फॉलोज। रिसर्च की मद में हमने कितना पे किया, 30, और 60 डेवलपमेंट की मद में। क्योंकि ये 30-60 इग्नोर करेंगे, टोटल 90 इधर ही पड़ा हुआ है ना, तो इसको C लिख दिया, कैपिटलाइज कर देंगे, क्योंकि कल पढ़ा था बॉट रिसर्च भी एसेट होती है। तो वो ट्रिकी पॉइंट अगर आपको नहीं भी पता चल सका, इस 90 को आपको ऐड करने के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड RS, रिसर्च तो सीधी सीधी कहां जानी है, एक्सपेंस में जानी है। अब आगे क्या हो रही है जी, डेवलपमेंट। ये आप जरा पढ़ें, हमने इनकम्प्लीट रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय किस दिन की, इनकम्प्लीट रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय किस दिन की। तो इनकम्प्लीट को कंप्लीट करके लॉन्च करेंगे या कंप्लीट किए बगैर, कंप्लीट करने के लिए इनकम्प्लीट को किस दिन हमने अपने R&D डिपार्टमेंट को दे दिया होगा। सोचे इनकम्प्लीट को किस दिन हमने, वो पहले दिन वाली पिक्चर ध्यान में लाएं, इनकम्प्लीट को किस दिन हमने R&D डिपार्टमेंट को दे दिया होगा, 1 जनवरी को। Recording criteria for capitalization of development was met on, it means recording criteria of capitalization was not met on यकम जनवरी, before यकम मार्च। यकम मार्च से पहले रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा था, और यकम मार्च के बाद पूरा हो गया है। All costs are incurred from यकम जनवरी 2018 till project completion date, that is किस दिन R&D डिपार्टमेंट ने ये हैंडओवर कर दिया होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, 31 अगस्त 2018। तो अब आप हजरात बता दें कि अगर ये मेरा 2018 का साल है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कितने महीने बन गए, 8 महीने में कब रिसर्च खत्म हुई, कब डेवलपमेंट शुरू हुई, नहीं बता रहा। ये मसला है, ये ट्रिकी पॉइंट है, कब रिसर्च खत्म हुई, कब डेवलप। भाई ये लाइन वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये लाइन ये नहीं कह रही रिसर्च खत्म हो गई और डेवलपमेंट शुरू हो गई है, प्लीज ये लाइन कुछ और कह रही है। ये इस सवाल में जो ट्रिकी पॉइंट है, बल्कि इस सवाल के अंदर जो डेफिशिएंसी है, जैसे विटामिन की कमी होती है ना लोगों में, सवाल में भी एक कमी पाई जा रही है। सवाल में ये कमी पाई जा रही है कि सवाल ये नहीं बता रहा रिसर्च कब और डेवलपमेंट कब शुरू हुई। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट पूरा हो गया है किस दिन, यकम मार्च 2018 को। इसका मतलब है इस दिन के बाद से जो भी डेवलपमेंट होगी अच्छी वाली होगी, ये नहीं लिखा हुआ कि रिसर्च खत्म होकर डेवलपमेंट शुरू होगी। अगर आप मुझे कहें सर इस लाइन का मतलब है इस दिन रिसर्च खत्म हुई, इस दिन डेवलपमेंट शुरू हुई, तो भाई नहीं, इस दिन से डेवलपमेंट अच्छी वाली बनी। अब जो मेन बात थी सवाल में, अल्लाह सवाल बनाने वाले का भला करे, वो था सिर्फ ये लफ्ज, ऑल कॉस्ट्स। एक भी एक्सेप्शन नहीं डाली इसने। ऑल का मतलब है 10 रुपए भी और 48 रुपए भी। और हमें ऐसी दुनिया में ले गया है जहां पे 8 महीने रिसर्च चलती रही है और 8 महीने डेवलपमेंट चलती रही है, साथ साथ शायद दोनों काम चलते रहे हैं। वो जो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बनी होती थी ना, रिसर्च खत्म होगी और क्या शुरू होगी, डेवलपमेंट। तो कोई ऐसी दुनिया में लेके जा रहा है जहां रिसर्च डेवलपमेंट इकट्ठी चल रही है। क्यों, क्या लिखा है उसने, बोले ऑल कॉस्ट्स आर इनकर्ड
ऑल से क्या मुराद है? ऊपर वाला 10 भी और ऊपर वाला 48 भी। इसलिए ये कुछ ऐसा अजीब सा दुनिया का प्रोजेक्ट है जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट दोनों इकट्ठी चलती रही हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है और कोई हल नहीं नजर आ रहा। और आईकैप ने भी अपने सोल्यूशन में ये किया हुआ है। 48 आईकैप ने ये समझा है कि ये पूरे 8 महीने का खर्चा है। हालांकि कुछ लोग इधर बैठे समझे होंगे कि 48 यकम मार्च से ऑनवर्ड का खर्चा है, लेकिन आईकैप ने अपने सोल्यूशन में क्या किया हुआ है? 48 को पूरे 8 महीने का खर्चा समझा हुआ है। और आप 48 को डिवाइड किससे करेंगे और मल्टीप्लाई, फिर शायद 126 आएगा जो लोगों ने निकाला था। डेट वाज अ ट्रिकी पॉइंट, लेकिन इसमें मैं बताता हूं पेपर में मार्क्स कहां से मिलेंगे वो जरा सुन लें। 48 डिवाइडेड बाय 8 मंथ्स, मैंने सी और ई लिख दिया है, 90 के साथ सी लिख दिया, 10 के साथ ई लिख दिया। मेरी बहस सिर्फ 48 पे रह गई है। 48 डिवाइड बाय 8 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय यकम मार्च से पूरा हो गया तो ये 6 महीने बनेंगे इंटू 6 मंथ्स जी 36। इसके साथ भी क्या लिख दें? कैपिटलाइज। तो 36 प्लस 90 विल बी 126। अच्छा, अब पेपर में क्या होगा ये जरा सुनिएगा। 10 रुपए की फिगर पता चल गई ना कौन सी है? आप एग्जामिनर हैं। अच्छा, आप लोग कहीं ना बच्चे परेशान हो जाते हैं, यार अच्छा ये पॉइंट था यार, मैं तो समझ रहा था ये टॉपिक मुझे समझ आ रहा है, आज आके ये मसला आ गया, और दिल में ये बात लेके घर चले जाते हैं और फिर परेशान होते हैं कि मेरा टॉपिक जो है वो हिल गया और अब मैं परेशान हो रहा हूँ। उनको रिलैक्स करने के लिए मैं एक बात कर रहा हूँ। आप पेपर चेक कर रहे हो, एक बंदे ने लिखा हो 90 पता है कौन सा वाला, और साथ बोले 48 नहीं, रिसर्च कितनी है 10, और उस बंदे ने 10 को इग्नोर किया हो, आप खुश होंगे? 10 को उसने नहीं डाला होगा, आप खुश होंगे? या इधर मैं 0 लिख देता हूं रिसर्च की जगह, और उस बंदे ने लिखा हो 48, एक ये आपके पास आए आंसर, लेकिन इसके बाद इसने कॉस्ट भी निकाली हो और उसको 10 पे डिवाइड भी किया हो, और 10 पे डिवाइड करके इस कॉस्ट को, ऑब्वियसली उसको ये तो पता है कि अगस्त के अंदर पूरा हुआ है, तो आगे कौन से महीने हैं, इंटू 4/12 किया हो। ये सारा काम एक बंदे ने किया है, दूसरे बंदे ने 90 जमा 0 जमा ये जो माशाल्लाह अच्छे बच्चे जिन्होंने ये बात पकड़ ली थी, कितना 30 इज इक्वल टू ये, इन्होंने भी आगे 10 इंटू 4/12 किया हो। अब आप मुझे बता दें, जब आप मार्किंग कर रहे होंगे और इसके 3 मार्क्स होंगे तो इसको आप शायद 2.5 नंबर दे दें और इसको 3 नंबर दे दें। तो वो जो ट्रिकी पॉइंट था उसी के मार्क्स थे, उसके भी मार्क्स थे। तो इसलिए यार कभी भी ना कोई सवाल में कोई पॉइंट आ जाए तो कॉन्फिडेंस लूज ना किया करें। तो आज आपके लिए बहुत पूरे सीए के लिए एक इंपॉर्टेंट बात आपसे कर दी, तो कॉन्फिडेंस लूज ना किया करें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो एक पॉइंट था जिसके आपके मार्क्स कटेंगे। क्या कुछ लोग 48 लिख रहे होंगे और कुछ लोग 30। भाईजान तीजी एडजस्टमेंट लाइसेंस एंज नहीं, बांधा हाथों की, पैसे तो पूरे करने वहां से। ओके, अच्छा ये जो मैंने लाइन काटी थी इस पे थोड़ा सा जरा आप कमेंट मुझे कर दें कि सवाल कह रहे हैं कि रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करने वेयर एवर पॉसिबल, जहां पॉसिबल हो वहां कौन सा मॉडल यूज करने। अच्छा, कॉस्ट हमारी डिसाइड होगी है कितनी है, 90 जमा 36। अच्छा, लाइफ आगे 10 साल है। ऑन 31 दिसंबर 18 ZL रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ 170 फॉर इट्स डेवलप्ड टेक्नोलॉजी। जी मुहतरम, अब रीवैल्यू कर दें इसको, मार्केट वैल्यू ये ले लें भाई, एक्टिव मार्केट का कहीं कहीं जिक्र नहीं है। ZL रिसीव्ड एन ऑफर तो लिखें देयर इज नो एक्टिव मार्केट, ये लिखा है कि इसकी फेयर वैल्यू मार्केट में इतनी है। तो मैंने कहा था कोई बंदा आपको ऑफर कर भी दे या कोई वैल्यूअर कीमत लगा भी दे तो क्यों नहीं रीवैल्यू करना। हाँ लिखें, इट इज नॉट रिटन इन क्वेश्चन दैट देयर इज एनी एक्टिव मार्केट, सो विल नॉट रीवैल्यू। इट इज नॉट रिटन इन क्वेश्चन दैट देयर इज एन एक्टिव मार्केट। अच्छा, वैसे ये तो आपको जनरल भी अंडरस्टैंडिंग होगी, कोई बंदा किसी चीज की ऑफर लगाए तो ये मार्केट प्राइस नहीं होती, तो ऑफर लगा रहा होता है यार, मैं ये ऑफर लगा रहा हूं, फिर आप मार्केट में जाके विजिट करते हैं तो मार्केट होती तो बताता फिर, इसलिए इसको रीवैल्यू नहीं करेंगे। अच्छा यार, ये एडजस्टमेंट जो है ना आप अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जबरदस्त तरीके से कर लेंगे। इस लाइन को आप एंड पे पढ़िएगा क्योंकि ये रिकवरेबल अमाउंट है, ऊपर वाले डेटा से तो बीवी निकलेगी ना, तो ये रिकवरेबल अमाउंट है, इसको एंड पे पढ़िएगा, पहले बीवी निकाल लीजिएगा ऊपर वाले डेटा से, फिर इसको रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर कीजिएगा। लेकिन प्लीज ये एडजस्टमेंट ना पढ़िएगा जब तक कि आप क्वेश्चन नंबर 7 और 7A रिवाइज ना कर लें। याद आ रहा है 7A हमने नया बनाया था सवाल, ये लेक्चर नोट्स में 7 और 7A रिवाइज करके करेंगे इंशाल्लाह हो जाएगी। 7 और 7A रिवाइज किए बगैर करेंगे तो यकीनन कोई ना कोई आप यहाँ पे एरर कर देंगे। अच्छा, आप कितने लोग इसका पूरा नोट बना के लाएंगे? नोट में सिर्फ कितने कॉलम बनने हैं? 3। कॉस्ट हमने निकाल ली है
अमोर्टाइजेशन आपने घर में जाके निकालनी है, बस ये आपका होमवर्क है। आज 2 चीजें पढ़ी हैं, वेबसाइट कॉस्ट और पास पेपर क्वेश्चन 9।